about the interest on securities. Now, our new point of discussion is the income from letting out machinery, plant, and furniture. Now, this point I have already discussed with you. Let's suppose if you let out the plant, machinery and furniture, अगर plant, machinery और furniture को आप किराए पे देते हो, ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि इट इज नॉट योर बिजनेस इनकम, ठीक है, मतलब उसको लेट आउट करना ही आपका धंधा है। सपोज आपके पास 10 जेसीबी मशीन है और उसको किराए पे देना ही आपका बिजनेस है, एंड इन दैट केस द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड, अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, बट सपोज समझ लो आपके पास एक कोई पूरा मशीन पड़ा है, इट इज नॉट ऑफ नो यूज एंड यू हैव लेट आउट, नाउ इट इज नॉट योर बिजनेस, टू लेट आउट इज नॉट योर बिजनेस। और सपोज आपके पास घर में 5 टीवी हो गए, ठीक है, और आपने सोचा कि भी 4 टीवी नहीं काम किया, 4 टीवी को किराए पे दे दिया, या तो कोई फर्नीचर आपके पास था उसको आपने किराए पे ले दिया, बट टू लेट आउट इज नॉट योर बिजनेस, उसको लेट आउट करना आपका बिजनेस नहीं है। तो इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं, बट इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो द सेम पॉइंट इज डिस्कस हियर, दैट इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर belonging to assessee, letting on hire is chargeable as income from other sources if it is not chargeable to tax under their business and profession। मतलब देखो, उसको लेट आउट करना आपका बिजनेस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, बट टू लेट आउट इज नॉट योर बिजनेस, देन इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट आल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू, that suppose if you are receiving the composite rent, matlab see, if you have let out the plant, machinery and furniture, but you have let out that plant, machinery and furniture along with the building के साथ आपने उसको let out किया, and two setting lettings are not separable, मतलब building वो मशीनरी से अलग नहीं हो सकती। ओके, अगर आपको मशीनरी को किराए पे देना है तो कंपलसरी बिल्डिंग देना ही पड़ेगा, मतलब टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, और दोनों का आप कंबाइन रेंट ही चार्ज कर रहे हैं, और वो बिल्डिंग को लेट आउट करना आपका बिजनेस नहीं है। तो भले वो इनकम बिजनेस बिल्डिंग से आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, पूरा इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेकिन when where an assessee lets the machinery, plant and furniture or belonging to him and also a building, एंड लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल, ये इसको आप अलग नहीं कर सकते ऐसी परिस्थिति में। एक सपोज हमारे ऑडिटोरियम में कुर्सियां पड़ी है और कोई बोलता है मुझे प्रोग्राम करना है, कुर्सियों पे मेरे देखने वाले बैठेंगे, जो व्यूअर्स है वो, लेकिन मुझे सिर्फ चेयर्स भाड़े पे चाहिए, ऑडिटोरियम नहीं चाहिए, और मैं एसी चेयर्स 1 साल के लिए आपसे किराए पे लेना चाहता हूँ। तो अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो कर पाओगे नहीं, आपको कंपलसरी वो ऐसे जमीन के साथ अटैच की है कि अगर आपको चेयर्स को किराए पे देना है तो आपको कंपलसरी वो बिल्डिंग को देना पड़ेगा, मतलब टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल। अगर कोई मशीनरी भी ऐसे है, आप बोलोगे सिर्फ मशीन चाहिए, लेकिन मशीन ऐसे अटैच किया है लैंड के साथ कि उसको अलग कर ही नहीं सकते, वो कंपलसरी वो बिल्डिंग पूरा किराए पे देना ही पड़ेगा। नाउ इफ दिस इज द सिचुएशन, देन इन दिस केस हाउ टू मेक द टैक्सेबिलिटी, तो सी, देन देखो, वेयर द assessee lets on hire the machinery, plant and furniture belonging to him, and also a building, and lettings are not separable from the letting of the machinery, plant or furniture, the income of such letting is known as composite rent। तो ऐसी रेंट आपको दोनों की साथ में मिल रही है, बिल्डिंग की भी और प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की। अकेला प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होता तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ऐसी कॉम्पोजिट रेंट आपको आ रही है तो इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। सो अगर उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसको लेट आउट करना ही आपका धंधा है, सपोज मेरे पास ऑडिटोरियम है, वो रोज उसको किराए पे देना ही मेरा धंधा है, तो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, पूरा इनकम। लेकिन उसको लेट आउट करना मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे पास पड़ा है एक्स्ट्रा और कोई किराएदार आया और मैंने उसको दिया, वो मेरा बिजनेस नहीं है। तो वो एंटायर देन द एंटायर कंपोजिट रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो पूरा रेंट जो होगा
नहीं होती तो पूरी इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, सो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी आगे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे दूसरी बार आया, दूसरी बार हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट नंबर 13। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द रिसिप्ट्स विदाउट कंसिडरेशन। मतलब आपको कुछ गिफ्ट में मिलता है। रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन मतलब व्हाट, आपको कुछ मिलता है लेकिन सामने आप कुछ नहीं देते हो, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। इन अदर वर्ड्स इट इज नोन एज व्हाट, गिफ्ट। ओके, रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो अगर आपको कुछ रिसिप्ट मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, तो ऐसी कोई रिसिप्ट अगर आपको मिल रही है तो रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, लेकिन आपको जो कुछ चीजें मिलती है सभी चीजें टैक्सेबल नहीं है। देखो यहाँ आपको दो वर्ड यूज किया हुआ है। अगर आपको गिफ्ट में क्या मिलता है, मनी मिलते हैं, मतलब मनी क्या इंक्लूड करता है, मनी इंक्लूड द कैश, चेक, ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड ऑफ बैंकिंग। अगर आपको कुछ पैसा मिलता है गिफ्ट में तो वो टैक्सेबल होगा। और देखो यहाँ प्रॉपर्टी बोला है, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में क्या मिला है तो टैक्सेबल होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है तो प्रॉपर्टी के अंदर दो प्रॉपर्टी हो सकती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। तो मूवेबल में क्या क्या मिला है तो टैक्सेबल हो सकता है। देखो मूवेबल में सिर्फ ये 8 आइटम है, सिर्फ यही 8 आइटम अगर आपको मिली है तो टैक्सेबल होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। जस्ट मिनट, ओके, बात नहीं। अच्छा, आपको देखो, कैश किसको कैश कहोगे आप, कि कैश मीन्स व्हाट, कैश मनी में आपको क्या मिला है तो टैक्सेबल हो सकता है, कैश, चेक और ड्राफ्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ यही 8 इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो ही आपको टैक्सेबिलिटी के बारे में सोचना है। क्या क्या गिफ्ट में मिला है तो टैक्सेबल हो सकता है, एक शेयर एंड सिक्योरिटीज, एक ज्वेलरी टैक्सेबल हो सकती है, कि ज्वेलरी अगर आपको किसी ने गिफ्ट में दी है तो वो टैक्सेबल हो सकती है। बुलियन, बुलियन का मतलब वो सोने का चांदी का जो बिस्किट आता है, दैट इज अ बुलियन। ओके, मतलब जो आपको बुलियन मतलब जिसमें से ज्वेलरी नहीं बिना बना है वैसा बुलियन। ओके, वो टैक्सेबल हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ओके, मतलब कोई भी वो, मतलब पुरानी मूर्तियां है, पुराना जो कलेक्शन है, ओके, पुरातत्व चीजें, वो टैक्सेबल हो सकती है। फिर आपको कोई ड्राइंग्स मिले, कोई नक्शे है, ड्राइंग्स है, वो टैक्सेबल हो सकता है। तो कुछ पेंटिंग है, वो पेंटिंग टैक्सेबल हो सकते हैं। कुछ स्कल्पचर मिले, मूर्तियां, तो वो टैक्सेबल हो सकती है। और दूसरा कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, सिर्फ इतनी मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। व्हाट आर दैट 8 मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो इतनी मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो सकती है। ठीक है, सपोज आपको समझ लो कि किसी ने एक कार गिफ्ट में दे दी, तो कार मूवेबल प्रॉपर्टी है, but will it be taxable? No, it is not taxable because it is not falling in this category. Share, jewelry, bullion, archaeological collection, drawing, painting, sculpture और any other work of art में वो कार नहीं आता है, तो कार इज नॉट टैक्सेबल। भले वो 1 करोड़ का कार आपको गिफ्ट में दिया, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, सेम वे सपोज समझ लो किसी ने आपको पीटर इंग्लैंड का शर्ट पैंट और सब बहुत बड़ी कंपनी का लेके दिया, बहुत ब्रांडेड है। ओके, या तो फिर एप्पल का मोबाइल दे दिया, एप्पल का लैपटॉप दे दिया, टैक्सेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक क्या है कि ये 8 आइटम ही आपको मिलती है मूवेबल में तो ही टैक्सेबल होती है। तो ये 8 आइटम आपको याद रखनी है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी,
बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। और तीसरा क्या मिलता है जो टैक्सेबल होगा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, सिर्फ दो ही इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ लैंड एंड बिल्डिंग। इतना अगर आपको गिफ्ट में मिलता है तो टैक्सेबल हो सकता है। अभी कब होगा उसके लिए भी आगे कंडीशंस है, लेकिन पहले तो ये सोचो को क्या मिलेगा, तो मुझे सोचना है टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको क्या क्या मिला होगा तो टैक्सेबल हो सकता है। देखो, अगर आपने किसी को, आपको किसी ने क्या क्या दिया, तीन चीजें आपको दी है तो टैक्सेबल हो सकती है। सर, हाँ, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये आप समझा सकते हो एक बार फिर से? कोई भी वर्क ऑफ आर्ट मतलब क्या, मतलब जो आर्टिस्टिक वर्क हो, ठीक है। एनी वर्क ऑफ आर्ट मतलब कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो सकता है जिसकी कीमत बहुत होती है, ठीक है, बहुत कीमत होती है, ऐसा वर्क ऑफ आर्ट है। क्योंकि आप समझ लो कि आपको किसी ने कोई फ्लावर पॉट दिया, लेकिन फ्लावर पॉट ऐसे बना हुआ है कि उसकी कीमत लाखों में है, इट इज एनी वर्क ऑफ आर्ट हुआ। या तो फिर आपको कोई ऐसा क्लोथ दिया आपने को, नॉर्मल क्लोथ नहीं, जिसके अंदर वो ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वैल्यू बहुत है, लाखों में, तो उसको हम एनी वर्क ऑफ आर्ट कह सकते हैं, जिसका आर्टिस्टिक वैल्यू है, जिसकी मार्केट में, ठीक है, जिसकी कीमत लाखों में आ सकती है। कि भाई कोई भी ऐसी कोई चीज है कि जिसको, जिसके ऊपर आर्ट वर्क हुआ है, और ऐसा आर्ट वर्क हुआ है कि ऐसा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा आर्ट वर्क किसी ने कोई चीज पे किया हुआ है, तो इसको एनी वर्क ऑफ आर्ट कह सकते हैं। ठीक है, देखो, तो देखो आपको क्या क्या मिला है तो टैक्सेबल हो सकता है। तो एक, आपको गिफ्ट में क्या मिला है तो टैक्सेबल हो सकता है। तो फर्स्ट, अगर आपको मनी मिले हैं तो टैक्सेबल हो सकता है। मनी में क्या क्या आ सकता है, ये मनी में आपको किसी ने कैश दिया तो टैक्सेबल हो सकता है, कैश नहीं तो आपको चेक दे दिया तो टैक्सेबल हो सकता है, या तो फिर कोई डिमांड ड्राफ्ट दे दिया। ओके, और कैश क्या हो सकता है, कैश कैन बी इंडियन रुपीज, और कैन बी अ डॉलर, और कैन बी एनी अदर फॉरेन करेंसी। तो ये मिला है तो टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, तो मनी मिला है तो आपको सोचने का भाई ये गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है। फिर आगे कब होगा वो 50,000 की लिमिट और वो सब आपने पढ़ा है, आपको पता है, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी तो क्या मिला है तो सोचने का वो बात कर रहा हूँ। फिर आपको किसी ने आपको ये मूवेबल प्रॉपर्टी दी है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको दी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ इतनी 8 आइटम मिली है तो ही आपको टैक्सेबिलिटी के बारे में सोचना है। व्हाट आर दैट आइटम्स, एक तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अगर आपको मिले हैं तो, ठीक है। फिर आपको किसी ने ज्वेलरी दिया, ओके, तो ज्वेलरी इज गिवन टू यू, दैट इज टैक्सेबल। ओके, ज्वेलरी की जगह आपको बुलियन दे दिया, मतलब ठीक है। फिर कोई आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन दे दिया, भाई 100 વર્ષ જૂની બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ છે, લો તમે 1 લાખ રૂપિયાની મૂર્તિ છે, ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन दे दिया। ठीक है, फिर आपको कोई ड्राइंग दे दिया, ओके, किस कोई चीज का ऐसा ड्राइंग है, ओके, कि वो ड्राइंग की कीमत बहुत है, ओके, ऐसा ड्राइंग। या तो फिर ऐसा कोई पेंटिंग दे दिया, ओके, कोई पेंटिंग दे दिया, ओके, और कोई स्कल्पचर दे दिया। या तो फिर लास्टली कोई भी ऐसा वर्क ऑफ आर्ट है कि वर्क ऑफ आर्ट जिसकी कीमत बहुत है, ऐसा कोई वर्क ऑफ आर्ट दे दिया। तो ऐसी कोई चीज अगर आपको गिफ्ट में मिली तो दैट कैन बी अ टैक्सेबल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में 8 आइटम, मनी में सिर्फ मनी में कैश, चेक और ड्राफ्ट, मूवेबल में 8 आइटम। और अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है गिफ्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, एक तो लैंड अगर आपको मिला तो लैंड, अगर आपको बिल्डिंग मिला तो बिल्डिंग, या तो फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, अगर ये तीन चीजें अगर आपको मिलती है तो टैक्सेबल होगी। बाकी कोई भी इमूवेबल चीज मिल रही है आपको, नॉट टैक्सेबल। तो इतनी गिफ्ट ही टैक्सेबल हो सकती है। अभी कौन कौन सी गिफ्ट टैक्सेबल होती है तो हमने समझ लिया, लेकिन हर बार ये सब चीजें भी टैक्सेबल नहीं होती है। ओके, ये सब टैक्सेबल होने, इसकी टैक्सेबिलिटी डिस्कस करने से पहले कब वो एग्जाम्प्ट होती है वो समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम टैक्सेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको एक गिफ्ट कब टैक्सेबल होगी, कि ये सभी केस में
गिफ्ट टैक्सेबल तब होती है जब वो गिफ्ट की वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट, ओके, इज एक्सीडिंग रुपीज 50,000। अगर 50,000 तक की गिफ्ट मिलती है तो कुछ टैक्सेबल नहीं है। अगर आपको समझ लो किसी ने आर्ट वर्क ऑफ आर्ट दे दिया, ठीक है, कोई वर्क ऑफ आर्ट दिया कि बहुत आर्टिस्टिक कोई चीज दे दी कि ले पेन आपी तने કે બહુ એના પર કઈક મળેલું છે, કોઈકનો ફોટો છે, વ્યવસ્થિત તમારું પેઇન્ટિંગ કરેલું છે, પેન આપી, પેનની કિંમત 5,000 છે તો ટેક્સેબલ થશે? નહીં ટેક્સેબલ થાય। પેનની કિંમત 1,00,000 રૂપિયા तो टैक्सेबल। ओके, अगर कोई आपको गिफ्ट देता है कैश में, 28,000 रुपये आपको कैश गिफ्ट देता, टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन किसी ने आपको 51,000 कैश में दिया तो टैक्सेबल होगा। तो किसी ने एग्जैक्ट 50,000 दिया तो नॉट टैक्सेबल। तो गिफ्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो भी गिफ्ट मिलता है आपको उसकी वैल्यू देखो। अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल होगी। तो पहले हमने क्या देखा, गिफ्ट में क्या क्या मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। तो ये 3 आइटम क्या, मनी में, या 8 आइटम मूवेबल प्रॉपर्टी में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 आइटम, इतनी चीजें मिलती है तो ही टैक्सेबल होता है। दूसरा पॉइंट, कब टैक्सेबल होगा? तो आपको गिफ्ट की वैल्यू देखनी है। अभी कब टोटल करके वैल्यू देखनी है और कब टोटल करके वैल्यू नहीं देखनी है वहां पे आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखो, ये जब भी गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है तो टैक्सेबल होती है। अभी अब देखो गिफ्ट कब टैक्सेबल नहीं होती है। ओके, तो देखो 50,000 की लिमिट हमने गिन तो ली, लेकिन ये गिनते टाइम पे हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि while calculating the above monetary limit of rupees 50,000 in any category, अलग अलग कैटेगरी भी हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी में आपको जो गिफ्ट मिले है और उसमें वो 50,000 की लिमिट देखनी है, और वो 50,000 क्रॉस होता है तो ही गिफ्ट टैक्सेबल होती है। तो वो 50,000 की लिमिट का कंप्यूट करते टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखो, इफ यू रिसीव, तो सी फॉलोइंग सेल नॉट बी कंसीडर्ड, क्या लिखा है? फॉलोइंग सेल नॉट बी कंसीडर्ड, मतलब इतनी चीजें, इतने लोगों से अगर आपको गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इतनी सिचुएशन में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो कब कब गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती है? तो दिस आर द पॉइंट। सपोज इफ यू आर रिसीविंग द मनी, मनी मतलब कैश, और प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल आर्ट, इमूवेबल तीन, इतनी मनी और प्रॉपर्टी अगर आपको मिली है, लेकिन किससे मिली है? इफ यू हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम द रिलेटिव, अगर वो आपको आपके रिलेटिव से मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। अभी किसको रिलेटिव कहते हैं वो हम बाद में समझते हैं, लेकिन अभी इतना याद रखो, गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिला है तो वो एग्जम्प्ट होता है। 50,000 की लिमिट कंप्लीट करते टाइम पे उसको कंसीडर करना नहीं है। बस अभी इतना याद रखिए। ओके, तो अगर गिफ्ट आपको कब मिला है, गिफ्ट मनी और प्रॉपर्टी दोनों में से कुछ भी आपको गिफ्ट मिला है और वो रिलेटिव से मिला है तो टैक्सेबल नहीं है ना। वो इज रिलेटिव दैट हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड, सपोज आपको और मनी और प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला, लेकिन इट इज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज, आपका खुद का मैरिज है, ठीक है, और वो मैरिज के ओकेजन पे आपको गिफ्ट मिला, ओके, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल इन योर हैंड, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन योर हैंड, आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, आप समझो ये पॉइंट बहुत बड़ा है। ये अभी अपने ये अनंत अंबानी की शादी 1 महीना तक चली, ठीक है, और उसका हर एक वीडियो आपको दिखाया जाता था, और उसकी शादी का वीडियो तो दिखाया जाता था, लेकिन किसने अनंत अंबानी को क्या गिफ्ट में दिया वो भी दिखाया जाता। ये क्या है? ये मैरिजेस है जो बड़े कॉर्पोरेट लोगों के जो मैरिजेस होते हैं, दैट मैरिजेस आर आल्सो प्लान टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। कैसे? समझो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए ब्लैक के पड़े हैं, ब्लैक के मतलब वो कैश पड़ी है, ठीक है, कैश पड़ी है मेरे पास। अभी वो कैश में अपने पास, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी मैंने कमाया, कोई भी लीगल इलीगल तरीके से वो कैश कमाया, आई हैव नॉट शोन इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया। ठीक है, तो अभी उसको मुझे लीगल करके मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, या तो मेरी प्रॉपर्टी उसको बनाना है, वो पैसे मेरे हैं, लेकिन वो मेरे यहाँ पे कोई जगह पे लॉकर में, क्या कोई अलमारी में कोई जगह पे पड़े, वो मैं किसी को बोल भी नहीं सकता मेरे पास इतने पैसे हैं।
और मैं उसका यूज भी नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव नॉट पेड द टैक्स ऑन दैट इनकम। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मेरे बेटे की शादी आ रही है, so what I will do, I will invite the big celebrities in that, उनको यहाँ आने का भी पैसा दूंगा, ठीक है, वो यहाँ आए उनका पैसा दिया, फिर उनको मैं पैसा दूंगा कि भाई इससे आप कुछ गिफ्ट बाय करो, बड़ी बहुत महंगी महंगी करोड़ों रुपए की घड़ियाल खरीदो, करोड़ों रुपए की कार खरीदो, करोड़ों रुपए का ये खरीदो, और ये खरीद के आप मेरे बेटे को उसकी शादी में गिफ्ट में दीजिए। तो क्या हुआ, मेरे सभी पैसे मैंने महंगी महंगी चीजों में इन्वेस्ट कर दिए और वो मुझे गिफ्ट में मिल गया। अभी मैं बोलूंगा द गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ माई मैरिज इज नॉट टैक्सेबल। इसीलिए ये शादियां एक एक साल चलती है। समझ में आया क्यों चला और इसका क्यों इतना प्रोपागेंडा किया कि भाई इसने बिल गेट्स को बुलाया, बिल गेट को बुलाया, इसने सलमान खान को बुलाया, सलमान खान ने उसको 5 करोड़ की घड़ी दी, सलमान खान ने 5 करोड़ की घड़ी दी, लेकिन वो घड़ी खरीदने का पैसा उसको यहाँ से दिया गया होगा आप देखिए, लाके दो। ओके, तो ये सब चीजें होती है, इसके पीछे ये सब लॉजिक काम करता है। तो व्हेन द बिग मैरिजेस आर कवर्ड बाय मीडिया, तो इट इज अ यूज ऑफ दिस प्रोविजन, ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस, बट सी दिस काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग पीपल आर डूइंग, ठीक है। देन मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस, अगर आपको कुछ वारसे में मिलता है, मतलब विल और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब वारसो, और विल पे मिला मतलब आपके फादर का आपको मिला, ठीक है, फादर अभी अलाइव है लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया भाई मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की, ठीक है, या तो फिर फादर नहीं है और उसके वारसे में आपको मिला तो वो भी आपका, तो जो आपको कोई, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गिफ्ट, वो आपने नहीं कमाया, किसी और ने कमाया, वो आपको मिला है, तो दैट इज नॉट काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग दिस 50,000 लिमिट। सेम वे द नेक्स्ट पॉइंट इज मनी रिसीव्ड ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर। ये क्या होता है, देखो आपके फादर का जो है, आपके मदर का है, वो तो आपको विल से मिलेगा, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप किसी के सगे नहीं लगते हो, लेकिन उसने लिख के रख दिया है क्योंकि किसी की आपने बहुत सेवा की, एंड ही इज इम्प्रेस, और उसको ऐसा लगा कि नहीं ये मेरे मरने के बाद मेरी सभी प्रॉपर्टी इसको दी जानी चाहिए, तो वो लिख के मर गया। ओके, उसने कंटेम्पलेट किया कि भाई आफ्टर माय डेथ माय ऑल दिस प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू मिस्टर हेमन, ठीक है, जैसे वो लिख के गया और ऐसे मुझे मिला कि कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर। ओके, उसने मरते टाइम पे कुछ कंटेम्पलेट किया था, कुछ लिखा था, कुछ बोला था, और उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी पूरी और वो जो भी उसके पैसे हैं वो आपको मिले। सपोज इफ यू रिसीव दिस, then it is also not taxable in your hand. So if you are receiving the money or property on contemplation of death of payer, then that is also not taxable and not counted for calculating this 50,000 limit. ठीक है? Then suppose if you receive the money or property from the local authority. अगर आपको कोई लोकल अथॉरिटी आपको कोई मनी और प्रॉपर्टी देती है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ गिफ्ट, इफ यू रिसीव देन दैट इज नॉट टैक्सेबल। लाइक वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे एक प्लॉट दे दिया, सपोज मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने आके बोला हेमंत भाई તમે સારું કામ કરો છો, લો આ વાસના પહેલી રોડ પર આ એક પ્લોટ છે, અહીંયા તમે તમારી સ્કૂલ બનાવજો અને છોકરાઓને મફતમાં ભણાવજો, एंड फॉर दैट दे हैव गिवन मी अ प्लॉट ऑफ लैंड। ओके, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे प्लॉट ऑफ लैंड गिफ्ट में दे दी, will it be taxable? So answer is no, it is not counted for computing that 50,000 limit। okay, वो it is not counted for calculating that 50,000 limit and it is not taxable। देखो ये तो यहां तक सिंपल पॉइंट है, अगर आपको रिलेटिव से मिला तो 50,000 की लिमिट में गिनना नहीं है और वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। अगर आपको आपके मैरिज पे मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको फादर या मदर ने इनहेरिटेंस में वारसे में दिया, नॉट टैक्सेबल। और फादर और मदर के अलावा किसी ने मरते टाइम पे लिख दिया है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी इसका वैसे मिला है, नॉट टैक्सेबल। अगर आपको लोकल अथॉरिटी से मिलता है तो भी नॉट टैक्सेबल, ठीक है। नाउ सी बाय अ इंडिविजुअल फ्रॉम in respect of any actually expenditure incurred by him on his medical treatment or of himself or treatment of his family member
फॉर एनी इलनेस रिलेटेड टू दी कोविड सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशन। देखो, अगर आपको या आपके घर में किसी को कोविड-19 हुआ और उसका खर्चा आपको कोई दे रहा है, सपोज कोई कोविड में हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, और उसने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि सो एंड सो पर्सन इज वेरी मच सीरियस अंडर दी कोविड-19, બીજી કોઈ બીમારીની વાત નથી, कोविड-19 ની વાત कि ऐसा है कि कोविड-19 इसको हुआ है और उसको पैसे की जरूरत है, तो किसी ने 100 ट्रांसफर किया, किसी ने 500 किया, किसी ने 1000 किया, ऐसे करके उसको 10 लाख रुपए मिले और वो 10 लाख से उसने ट्रीटमेंट किया। अल्टीमेटली दैट 10 लाख इज व्हाट, इट इज अ डोनेशन और गिफ्ट, इट इज रिसीव्ड बाय हिमसेल्फ। ओके, तो अगर ऐसा कोई पैसा आपको कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए मिला है किसी से, वो 50,000 की लिमिट कंप्यूट करने के लिए नहीं कंप्यूट किया जाएगा। इट इज नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द डिसीज पर्सन from the deceased, employer of the deceased person, or from any other person aggregate rupees 10 lakh. Okay, where such cause of death of such person is illness related to COVID-19 or payment received within 12 months from the date of such person, or prescribed conditions are satisfied that ओके प्रिस्क्राइब कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब समझ लो ये साल में तो कोविड में कोई मर नहीं रहा है, लेकिन अभी भी कोविड लोगों को हो रहा है, वो फैक्ट है। तो अगर समझ लो कि भाई किसी को कोविड हो गया, ओके, और वो कोविड होने के बाद वो बंदे की डेथ हो गई, तो अगर उसका एम्प्लॉयर उसको 50 लाख रुपया उसकी फैमिली को देता है कि लो देखो विदाउट एनी लिमिट, उसने उसको 50 लाख भी उसकी फैमिली को मिलता है, तो नॉट टैक्सेबल। ओके, देखो अगर गिफ्ट किसको मिलता है, फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज पर्सन, और उसको उसके एम्प्लॉयर से 50 लाख 1 करोड़ भी मिलता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन एम्प्लॉयर के अलावा दूसरे किसी और से मिलता है, किसी की कोविड में डेथ हो गई और किसी ने कोई ट्रस्ट ने या किसी ने उसको पैसे की फैमिली को दिया, तो अगर 10 लाख तक पैसा मिलता है वो कोविड की डेथ की वजह से कोई बंदे को, एम्प्लॉयर में तो उससे मिलता है तो कुछ भी मिलेगा, नॉट टैक्सेबल। अगर ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से आपको मिला और तो 10 लाख तक की लिमिट है कि 10 लाख तक टैक्सेबल है। लेकिन उसका डेथ कैसे होना चाहिए, क्योंकि डेथ कोविड-19 से हुआ होना चाहिए, और उसको पैसे कब मिले होने चाहिए, तो कि जब उसकी डेथ हुई उसके 12 महीने में मिल गए होने चाहिए। ओके, और यहाँ फैमिली मतलब किसको मिला है गिफ्ट, डिसीज पर्सन के फैमिली मेंबर, तो उसमें कौन कौन आता है, उसकी स्पाउस, अगर उसकी वाइफ को मिला है तो वाइफ के लिए नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, अगर वाइफ नहीं हो तो उसके बच्चों को मिला है तो बच्चों के लिए भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, या तो फिर उसके पेरेंट को मिला है, या तो फिर उसके ब्रदर को मिला है, या तो फिर इसकी सिस्टर को मिला है, जो उस पर डिपेंडेंट है, ऐसे लोगों को मिला है पैसा। कोविड की वजह से किसी की डेथ हो गई, उसमें से इसमें से कोई भी फैमिली मेंबर को पैसा मिला, मतलब मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और मिस्टर एक्स की वाइफ को किसी ने आके 15 लाख रुपए दिए, तो 10 लाख तक तो नॉट टैक्सेबल, 5 लाख टैक्सेबल हो गए। और सपोज उसे एम्प्लॉयर ने आके मिसिस एक्स को 50 लाख दिए, तो एम्प्लॉयर से मिला है तो विदाउट एनी लिमिट द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो कोविड-19 अभी भी चालू है, लोगों को रोग हो रहा है, अगर डेथ हो गई और एम्प्लॉयर से पैसा मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा। नाउ सी फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट, देखो इन लोगों से पैसा मिलता है। मतलब कोई फंड है, फाउंडेशन, आप गरीब हो, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो कोई कोई फाउंडेशन है, मतलब कोई एनजीओ है, फाउंडेशन का मतलब एनजीओ, उसने आके आपको बोला कि आपका एक साल का 50,000 खर्चा होता है तो मैं आपको देता हूँ, तो उसने आपको दिया, कोई फंड ने दिया, या तो कोई फाउंडेशन ने दिया, या तो फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, ओके, कि कोई इंस्टीट्यूशन ने बोला आपकी फीस मैं भर दूंगा, ठीक है, या तो फिर कोई हॉस्पिटल ने आपका खर्चा बेयर किया, या तो फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने आपका खर्चा बेयर किया, या तो फिर आके आपको पैसे दिए, इसमें से किसी ने, फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इन लोगों से पैसा मिलता है। वो भी कैसे, रिफर्ड अंडर सेक्शन 1023C, क्योंकि 1023C ऐसा होता है कि ये सब फंड, फाउंडेशन ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ईटीजी में इसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, ऐसे लोग जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, ऐसे इंस्टीट्यूशन, और वो लोग आगे आपको गिफ्ट देता है, पैसे देते हैं, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। देखो वैसे सेम वे ऐसा कोई भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स के अंदर 12 और 12AB के सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है, ओके, एंड इन लोगों से अगर आपको पैसा मिला है, प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन रिफर्ड इन सेक्स, मतलब देखो
आपको इससे और इससे दोनों से मिला है तो इससे मिला हुआ टैक्सेबल होगा, लेकिन आपको इससे नहीं मिला है और 9 नंबर वाले से मिला है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। मतलब दोनों से मिला है तो 13 वाला मतलब 9 नंबर पॉइंट वाला टैक्सेबल होगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि ऊपर वाले से नहीं मिला है, सिर्फ नीचे वाले से मिला है कोई इंस्टीट्यूशन जो 12AA में रजिस्टर्ड है तो इट इज टैक्सेबल। ओके, लेकिन आपको कोई ऐसा फंड है जो 12C में भी रजिस्टर्ड है और 12A में भी रजिस्टर्ड है, और मतलब दो अलग अलग संस्थाएं ऐसे तो दोनों से मिला है, तो क्या होगा, जो 12AA में रजिस्टर्ड है उसके वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 12AA वाला टैक्सेबल तभी होता है कि इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन व्हिच इज रिफर्ड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C। ओके, तो वो दोनों इनकम टैक्स के अंदर है। इसमें 80G का डिडक्शन मिलता है, 12AA में सिर्फ 12AA में रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी इनकम एग्जाम्प्ट होती है। 80G में क्या होता है, उसको जो डोनेशन देता है ना उसकी इनकम उसको भी उतना डिडक्शन मिलता है 80G में। तो अगर ऐसे मतलब फंड फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपको मिलता है पैसा तो इट इज एग्जाम। सेम वे अगर कोई ट्रस्ट है फ्रॉम एनी इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। सपोज देखो देयर आर प्राइवेट ट्रस्ट ऑल्सो, हमने जो ट्रस्ट देखे वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन मिस्टर एक्स है उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसका एक छोटा सा बेटा है वो भी 10 साल का, और मिस्टर एक्स की एज है 80 ईयर। उसको लगता है अभी 1 साल में मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटे का क्या होगा, तो उसने क्या कि एक ट्रस्ट बनाया और पूरी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट को दे दी, ठीक है, और वो ट्रस्ट का किसी को मैनेजर बना दिया और उसको बोला है कि भाई हर साल मेरे बेटे का खर्चा ये मेरी प्रॉपर्टी में से जो इनकम होती है उसमें से देना है। अभी वो बेटे को पैसा मिल रहा है, सपोज रेगुलरली मिल रहा है पैसा, तो वट एवर मनी इज रिसीव्ड बाय दैट माइनर चाइल्ड और दैट सन, और अगर वो मेजर भी हो गया है लेकिन वो ट्रस्ट जिसके बेनिफिट के लिए ही ट्रस्ट बना है और वो ट्रस्ट से पैसा मिलता है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। यू मे हैव सीन इन वेरी ओल्ड मूवीज कि भाई હવે 18 વર્ષનો થશે ને આ પ્રોપર્ટી આની થઈ જશે, અને तो ट्रस्ट ऐसे क्रिएट होते थे पहले कि भाई अभी भी होते हैं कि 18 साल तक जब तक वो मेजर नहीं होता तब तक प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे हो जाएगी, वो 18 साल की होगा तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी। तो ऐसा होता है, लेकिन सपोज समझ लो किसी ने ट्रस्ट क्रिएट किया, सपोज मैं हूँ माइनर चाइल्ड के लिए, लेकिन मैंने मेरी वाइफ के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया कि मेरी सभी प्रॉपर्टी वो अभी ट्रस्ट के नाम पे है, लेकिन ट्रस्ट में से जो भी इनकम आ रही है वो मेरी वाइफ को दे देने की, उसमें से मेरी वाइफ को बेनिफिट होना चाहिए। अगर मेरी वाइफ को वो ट्रस्ट से इनकम आ रही रेगुलर जो उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ के लिए क्रिएट किया था, तो उसको रेगुलरली वहां से इनकम आ रही, तो इन द हैंड्स ऑफ माई वाइफ इट इज नॉट टैक्सेबल। सेम वे बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, मतलब देखो ये बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पार्टीशन, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF 47(1) मतलब HUF का पूरा पार्टीशन होता है, मतलब कोई HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और उसका पार्टीशन होता है, और वो पार्टीशन के टाइम पे अगर आपको आपका हिस्सा मिलता है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए गेन। सपोज मिस्टर एक्स हैज क्रिएटेड HUF और उसके अंदर मिस्टर एक्स मिसिस एक्स उसका बेटा उसकी बेटी वो सब मेंबर है, और उसने ऐसा बोला कि मेरी डेथ के बाद HUF डिसॉल्व हो जाना चाहिए, उसका पार्टीशन होना चाहिए और सबको उनका हिस्सा मिल जाना चाहिए, तभी आपको अपना हिस्सा मिलता है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ अमालगमेशन, देखो अमालगमेशन जो होता है वो ट्रांजेक्शन, ये लीव दिस पॉइंट। ओके, ये अमालगमेशन के केस में जनरली, और ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस। ओके, or if for so you cancel this point number 12, and from such class of person subject to such condition as may be prescribed, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि दूसरे कौन पर्सन जो अगर गवर्नमेंट चाहे दूसरे कोई पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकती है। ओके, देखो फिर एग्जम्पशन ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, अगर समझ लो कोई डिजास्टर हुआ, अभी जो डिजास्टर हमारे बड़ौदा में हुआ था, ठीक है, जैसे ये पूर आया था और सबका किसी का दुकान डूब गया किसी का घर डूब गया, हर एक को मतलब गवर्नमेंट ने जितना नुकसान हुआ उतना दिया, तो डिजास्टर का पैसा अगर आपको मिलता है, डिजास्टर की वजह से आपको जो नुकसान हुआ है वो आपको या आपके लीगल हेयर को मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। मतलब ये सभी सिचुएशन में गिफ्ट मिलती है तो टैक्सेबल नहीं है, जस्ट गो थ्रू वंस। ओके, तो दिस आर नॉट टैक्सेबल, ये सब सिचुएशन में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी। सम अदर पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया कि अगर आपको गिफ्ट मिला है किससे, रिलेटिव से,
तो रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है, उन 50,000 की लिमिट में नहीं आता। समझ में आ रहा है सबको? हेलो। यस सर। ओके। यस सर। तो अगर आपने गिफ्ट रिसीव किया Yes, sir. किससे? रिलेटिव से अगर आपने गिफ्ट रिसीव किया है तो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट क्या है? इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, वो 50,000 की लिमिट काउंट करते टाइम पे भी आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। तो हमें समझना पड़ेगा रिलेटिव कौन है। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे से दैट આ તો મારો રિલેટિવ છે એટલે નોટ ટેક્સેબલ, પણ તમે કોઈ થોડો રિલેટિવ બની જાય. હિયર ઇન ઇન્કમ ટેક્સ ધ ડેફિનેશન ઇઝ गिवन दैट हु इज अ रिलेटिव. रिलेटिव किसको कहेंगे उसका डेफिनेशन दिया है. ठीक है, ये इन्होंने बताया है, मैं अपने तरीके से बताता हूँ तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा. फिर हम ये चार्ट देखते हैं. देखो रिलेटिव किसको कहते हैं? हु इज अ रिलेटिव. रिलेटिव आप किसको कहोगे? रिलेटिव मीन्स सबसे पहला रिलेटिव आपका होता है आपका स्पाउस. स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ रिलेटिव और वाइफ के लिए हस्बैंड रिलेटिव. समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स के लिए मिसिस एक्स रिलेटिव कही जाएगी, और मिसिस एक्स है तो मिसिस एक्स के लिए मिस्टर एक्स रिलेटिव कहा जाएगा. तो अगर मिस्टर एक्स को मिसिस एक्स से गिफ्ट मिलती है और मिसिस एक्स को मिस्टर एक्स से गिफ्ट मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो स्पाउस है और स्पाउस क्या है? रिलेटिव. तो पहला सबसे पहला रिलेटिव आपका होता है स्पाउस. फिर आपके दूसरे रिलेटिव होते हैं आपके ब्रदर और सिस्टर, आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर. ये सपोज समझ लो मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स की जो बहन है सिस्टर वो भी उसकी रिलेटिव है, और मिस्टर एक्स का जो ब्रदर है वो भी रिलेटिव है. तो अगर मिस्टर एक्स को उसके सिस्टर से गिफ्ट मिला है तो भी एग्जाम्प्ट होगा, उसके ब्रदर से. ब्रदर का मतलब रियल ब्रदर. ओके, कजिन बजिन नहीं. ओके, सिस्टर मतलब रियल सिस्टर. ओके, स्टेप चलेगा. स्टेप मतलब एक फादर है, मदर अलग अलग है, या तो फिर मदर एक है, फादर अलग अलग है. ठीक है, ऐसा होगा तो चलेगा. उसको हम रियल ब्रदर और रियल सिस्टर गिनेंगे. लेकिन आपके ब्रदर और सिस्टर से मिला है तो एग्जाम्प्ट होगा. और ब्रदर और सिस्टर या रियल एज वेल एज स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर, वो आपके रिलेटिव है. तीसरा रिलेटिव कौन है? आपके तो ब्रदर और सिस्टर एक आ गए. आपका सबसे पहला रिलेटिव है आपके वाइफ, आपका जो जीवन साथी है वो. दूसरा आपके ब्रदर और सिस्टर. तीसरा इसके ब्रदर और सिस्टर, मतलब ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस, मतलब आपके स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर. ओके, मतलब कौन है? सपोज समझ लो ये मिस्टर एक्स है. मिस्टर एक्स के खुद के ब्रदर और सिस्टर तो उसके रिलेटिव है ही है, लेकिन मिस्टर एक्स की जो वाइफ है मिसिस एक्स, उसका ब्रदर तब एनो साड़ो रिलेटिव. और મિસિસ એક્સ કા સિસ્ટર મતલબ એની સાળી, એ પણ મિસ્ટર એક્સ માટે ટેક્સેબલ રિલેટિવ કહેવાશે. એટલે એમની પાસેથી ગિફ્ટ મળશે તો ટેક્સેબલ નહીં થાય. સેમ વે સમજ લો મિસિસ एक्स है तो मिसिस एक्स का स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर, तो मिसिस एक्स का स्पाउस कौन हो गया? मिस्टर एक्स. और मिस्टर एक्स का जो ब्रदर है मतलब उसका जेठ या दियर देवर, ओके, वो ब्रदर है वो टैक्सेबल है. और उसकी जो ननंद है सिस्टर वो भी रिलेटिव कही जाएगी. ओके, मतलब आपके खुद के ब्रदर सिस्टर, आपके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, फिर आपके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स के ब्रदर, पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, ब्रदर और पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर. तो पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर, आपके पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर. भाई पेरेंट में दोनों आते हैं, आपकी मम्मी भी आती है और आपके पापा भी आते हैं. मतलब आपकी मम्मी के जो ब्रदर और सिस्टर है, आपकी मम्मी के जो ब्रदर और सिस्टर है, मतलब आपके मामा और मासी, ये आपके रिलेटिव है.
और आपके फादर के भी, आपके पापा के जो ब्रदर और सिस्टर है, मतलब आपका पापा का ब्रदर सिस्टर, मतलब योर अंकल, रियल अंकल, ओके, और आपके चाचा जी की या बड़े पापा, और पापा की बहन मतलब आपकी बुआ है, ओके, मतलब आपकी जो बुआ है वो भी आपकी रिलेटिव कही जाएगी, या आपके पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर हो गए। अभी आपके ससुराल साइड के साथ ध्यान दे दे कि ब्रदर और सिस्टर और पेरेंट और सर स्क्रीन एक नहीं मिनट, दिख रही। दिख रहा होगा, यहाँ से तो दिख ही रहा है, आपको अकेले को ये प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सबको नहीं दिख सर, रहा है नहीं स्क्रीन? सर, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं सर नहीं दिख रही। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सर स्क्रीन नहीं दिख ये रही। ये अभी बंद हुआ, ये सब लिख के बताया, पूरा में नहीं दिखा। अभी बंद हुआ सर। अब सर पॉइंट आधे से पेरेंट्स से बाकी है, पेरेंट्स का। फिफ्थ थर्ड पॉइंट से ब्रदर और सिस्टर यहाँ से नहीं दिखा ना, ठीक है, देख हाँ। 2 मिनट में फिर से करता हूँ। ओके सर। अभी दिख रहा है? यस हाँ सर, सर। यस सर, यस ओके सर। ओके यस सर। ओके, नाउ सी, ठीक है, स्पाउस में नहीं जाना है, तो आपके ब्रदर और सिस्टर के पॉइंट यहाँ पे खत्म हुए कि ब्रदर और सिस्टर में किन किन से लिया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, तो ये रिलेटिव में आता है ब्रदर और आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर। देखो, आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर और आपके पेरेंट के ब्रदर और सिस्टर, ओके, उनसे गिफ्ट मिला है तो टैक्सेबल नहीं, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5, आपके खुद के लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट, ओके, एसेंडेंट और डिसेंडेंट आपके खुद के लिनियल, मतलब समझ लो ये मिस्टर एक्स है यहाँ पे, उसका लिनियल एसेंडेंट मतलब उसके ऊपर वाला, मतलब उसका फादर, उसके ऊपर वाला उसका ग्रैंडफादर, ठीक है, और डिसेंडेंट मतलब नीचे वाला, मतलब आपका सन, आपका ग्रैंडसन, ओके, ये आपके लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट हुए। आप खुद यहाँ पे हो, मगर अगर आपको आपके फादर से गिफ्ट मिला, नॉट टैक्सेबल, आपके ग्रैंडफादर से मिला, नॉट टैक्सेबल, आपको आपके सन से गिफ्ट मिलता है, नॉट टैक्सेबल, ग्रैंडसन से मिलता है तो भी नॉट टैक्सेबल। ये आपके खुद के लिनियल एसेंडेंट डिसेंडेंट हुए। और पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस। तो अगर आपकी वाइफ है, समझ लो आप मिस्टर एक्स हो, लेकिन मिसिस एक्स है, उसके भी लिनियल एसेंडेंट है, तब मिसिस एक्स के फादर से आपको गिफ्ट मिली, एग्जाम, मिसिस एक्स के ग्रैंडफादर से गिफ्ट मिली, एग्जाम, मिसिस एक्स का सन, ये तो कॉमन ही होगा, आपका सन और मिसिस एक्स का सन, उससे मिला तो एग्जाम, उसके ग्रैंड सन से मिला तो एग्जाम, मतलब ये भी रिलेटिव है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है स्पाउस ऑफ ऑल अबाउ पर्सन, इतने उतने ऊपर सभी लिखे, सबकी स्पाउस जो है, सबका स्पाउस है, उससे भी मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा। लाइक सपोज समझ लो यहां से मैं पकड़ता हूँ स्पाउस, कोई मिसिस एक्स के, मतलब मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को मिसिस एक्स के फादर से गिफ्ट मिला है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। और इसका जो स्पाउस है, इसका स्पाउस मतलब फादर का स्पाउस कौन, उसकी मदर, उससे मिला है तो भी नॉट टैक्सेबल। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपके मम्मी के जो ब्रदर और सिस्टर है, मामा से गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम, लेकिन उसका स्पाउस मामी से मिला तो भी एग्जाम, मासी से मिला तो एग्जाम, मौसा से मिला तो भी एग्जाम, आपको अंकल से मिला तो भी एग्जाम, आंटी से मिला तो भी एग्जाम, बुआ से मिला तो भी एग्जाम, फूफा से मिला तो भी एग्जाम,
अगर आपको आपके ब्रदर से मिला है तो एग्जाम है ही है, लेकिन ब्रदर की वाइफ उससे मिला भाभी से तो एग्जाम, जीजा से जिसे मिला सिस्टर का हस्बैंड तो भी एग्जाम, मतलब ये जितने भी लोग ऊपर लिखे हुए सबके स्पाउस से मिलता है तो भी एग्जाम। मतलब हु इज योर रिलेटिव, देखो यहां से पकड़ेंगे हम, आपका खुद का स्पाउस रिलेटिव है, फिर आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर और उनके भी स्पाउस, अभी नीचे वाला लास्ट वाला पॉइंट साथ में मैं पकड़ के दिखाता हूँ कि आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर से मिला है तो एग्जाम है ही है, लेकिन उनके स्पाउस से मिला है तो भी एग्जाम है, ऐसा पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है। फिर आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर तो हो गए, आपकी वाइफ के ब्रदर और सिस्टर से मिला है तो भी एग्जाम, उनके स्पाउस से मिला है तो भी एग्जाम, आपके पेरेंट के ब्रदर और सिस्टर से मिला है तो भी एग्जाम, ठीक है, और उनके स्पाउस से मिला है तो भी एग्जाम। आपके लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट से मिला है, लिनियल असेंडेंट मतलब आपके ऊपर वाला फादर, तो फादर से मिला है तो एग्जाम, लेकिन मदर से मिला है तो भी एग्जाम, मदर इज अ स्पाउस ऑफ फादर। सन की वाइफ से मिला तो सन तो लिनियल डिसेंडेंट हुआ, लेकिन उनकी वाइफ लिनियल डिसेंडेंट का स्पाउस हुआ तो भी उससे मिला है तो भी एग्जाम। तो इतने लोगों से अगर आप लोगों को गिफ्ट मिला है तो वो आपका रिलेटिव कहा जाएगा एंड इट इज एग्जाम। सेम थिंग इज एक्सप्लेन हियर, यू कैन जस्ट गो थ्रू कि यहाँ पे ये मिस्टर ए है, देखो मिस्टर ए को किन किन से और तो गिफ्ट मिला है तो एग्जाम, तो उसको उसकी वाइफ से मिला है तो एग्जाम होगा सबसे पहले। फिर मिस्टर ए को उसके ब्रदर, खुद के ब्रदर और सिस्टर से मिला है तो भी एग्जाम, उसके नीचे जाएंगे तो उसके सन से मिला है, डॉटर से मिला है तो एग्जाम, इनके जो स्पाउस है, ये सभी के जो स्पाउस है उससे मिला एग्जाम, जैसा लास्ट में लिखा है देखो, स्पाउस ऑफ ऑल ऑफ दी अबव। मिसिस ए है, उसके ब्रदर और सिस्टर से मिला है मिस्टर ए को तो भी एग्जाम, मिस्टर ए को उसके फादर या मदर से मिला है तो भी एग्जाम, फादर के ब्रदर सिस्टर से मिला है तो भी एग्जाम, मदर के ब्रदर और सिस्टर से मिला है तो भी एग्जाम, फादर के फादर से मिला है, फादर की मदर से मिला है एग्जाम, मदर के फादर से मिला है एग्जाम नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है। देखो लिनियल असेंडेंट में सिर्फ फादर आता है, लिनियल असेंडेंट में मदर तो क्या स्पाउस में आती है, तो मदर के ब्रदर और सिस्टर तक ही लिमिट है, फादर में क्या है, फादर के फादर से मिला है, फादर की मदर से मिला है एग्जाम, ठीक है, आपके स्पाउस के फादर से मिला है एग्जाम, आपके स्पाउस के फादर के जो लिनियल असेंडेंट है उससे मिला है एग्जाम, आपके स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर से मिला है एग्जाम, सिर्फ इतने लोग रिलेटिव में आता है। પછી કે મારા કાકાના મામાનો છોકરો છે, ઓકે તેનાથી મળી છે તો नो नॉट एग्जाम, कि यहाँ डेफिनेशन बहुत क्लियर है, इतने रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिला है तो वो एग्जाम होता है, और इतने लोगों से अलग अलग सिचुएशन में मिला है तो गिफ्ट एग्जाम होता है। अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको, हेलो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. नाउ लेट अस स्टार्ट दी। Yes, sir. अभी मैं मेन गिफ्ट के पॉइंट पे आता हूं कि आपको गिफ्ट क्या क्या मिला है तो टैक्सेबल हो सकता है। देखो आपको गिफ्ट, सबसे पहले मैंने आपको बताया, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। Sir, अगर sir. मतलब मतलब अगर नाना नानी से गिफ्ट मिला है तो वो एग्जाम्प्टेड नहीं है। नहीं है, नहीं है, मदर के फादर से मिला एग्जाम नहीं है। देखो आपकी मदर, यहाँ लिनियल असेंडेंट में फादर आते हैं, ओके मैंने आपको ये मेरा वाला बताया, इसमें क्या बताया आपको, देखो लिनियल असेंडेंट में सपोज ये मिस्टर एक्स है, उसका फादर आया और उसका ग्रैंडफादर आया, उसकी वाइफ से मिला है एग्जाम, जैसे यहाँ मिसिस एक्स है तो उसके फादर से मिला एग्जाम और उनकी वाइफ से मिला तो भी एग्जाम, लेकिन आपको आपकी मदर के फादर से मिलता है वो कहीं पे भी नहीं आता, तो नाना नानी से मिला है तो नॉट एग्जाम, टैक्सेबल होगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दी पॉइंट कि आपको जो गिफ्ट मिलती है ना, आपको मैंने बताया कि यहाँ सभी जगह पे एक वर्ड लिखा था कि इफ यू रिसीव द गिफ्ट एज ए मनी, गिफ्ट आपको क्या मिला है, मनी, तो वो टैक्सेबल होता है। मनी में आपको मैंने 3 चीज बताई कि मनी कैन बी अ कैश, इट कैन बी अ ड्राफ्ट, इट कैन बी अ चेक, ओके, और इट कैन बी अ मनी एंड प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है हर एक पॉइंट में, आप देखना प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी कैन बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इट कैन बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने आपको 8 चीजें बताई, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन,
आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये 8 आइटम मूवेबल मिली है तो टैक्सेबल। और इमूवेबल में क्या कि ओनली 2 आइटम्स, लैंड एंड बिल्डिंग, या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, दैट वी कॉल्ड इट एज बोथ। इतना गिफ्ट में मिला है तो ही टैक्सेबल होगा, इसके अलावा कुछ मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। और कुछ लोगों से मिला है, कुछ सिचुएशन में मिला है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि मनी कब टैक्सेबल होगा। देखो, when the money is become taxable, so money is become taxable when, देखो now यहाँ पे भी देखना और मटेरियल में, और मैं जो बता रहा हूं वो भी देखना। देखो, अगर आपको मनी का गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट इन ए कैश और बाय चेक, ओके, persons during, तो tax in persons during the previous year exceeds whole amount of such aggregate is exceeds 50,000, then the whole such aggregate value will be taxable। मतलब आपको क्या करना है कि मनी कब टैक्सेबल होता है? मनी इज टैक्सेबल व्हेन दी, यहां पे वर्ड क्या यूज किया? एग्रीगेट। व्हेन दिस एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पर्सन और पर्सन्स एक्सीड्स ₹50,000 तो टैक्सेबल होता है। मतलब आपको ये मनी मिलता है तो मनी कोई एक से मिला तो तुरंत उसको टैक्सेबल नहीं करना है। आपको अलग अलग लोगों से मिले हुए पैसे का आपको क्या करना है? यू हैव टू डू द टोटल, और ये टोटल 50,000 से क्रॉस हुआ तो ही टैक्सेबल करना है। और जो एग्जम्प्टेड लोगों से मिला है उसको एग्रीगेट में लेना ही नहीं। मैंने आपको बताया 50,000 की लिमिट के लिए रिलेटिव से मिला है, मैरिज से मिला है, लोकल अथॉरिटी से मिला है, वो फंड फाउंडेशन ट्रस्ट से मिला है, कोविड के टाइम पे कोई ट्रीटमेंट के लिए मिला है, तो वो नहीं गिनना है, आप समझो। और जो टैक्सेबल लोगों से मिला है उसका टोटल करके देखेंगे, और वो टोटल 50,000 से ऊपर होता है तो ही मनी टैक्सेबल है। समझ लो, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल देखो, बहुत ध्यान से करना, ये एग्जाम में आएगा ऐसे सब छोटे छोटे पॉइंट। ये मिस्टर एक्स ने एक्स को अलग अलग गिफ्ट मिली, और वो गिफ्ट में मिला क्या? he has received gift only in form of cash। उसको गिफ्ट कैश में, या तो फिर ड्राफ्ट में, या तो फिर उसको चेक से कुछ गिफ्ट मिले। मतलब जो भी पैसा मिला है वो अल्टीमेटली है क्या? यू हैव रिसीव्ड द मनी, और दिस ही हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में इसको इतने लोगों से पैसा मिला कि उसको पहले फादर से 40,000 रुपया मिला, ठीक है, मदर से 80,000 रुपीज मिला, फिर एक फ्रेंड से, ये सब गिफ्ट में मिलता है, एक फ्रेंड से 9,500 मिला, ठीक है, फिर दूसरे फ्रेंड से 1,00,000 रुपया गिफ्ट मिला, बट दैट इज गिवन ऑन हिज मैरिज, मिस्टर एक्स के मैरिज के टाइम पे उसको दिया, ठीक है। तीसरे फ्रेंड ने उसको 49,000 रुपीज कैश दिया, और वो ऐसे मैरिज के बिना दिया, ऐसे ही दिया, और आपको बोला है कि भाई मिस्टर एक्स को मिले हुई गिफ्ट में से कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा वो फाइंड करिए। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ एक एक करके ट्रांजेक्शन नहीं देखने हैं। आई डोंट हैव टू चेक द ट्रांजेक्शन वन बाय वन और उसको टैक्सेबल करना है। भैया आप 50,000 थी वो चूजे नॉट टैक्सेबल, आप 50,000 थी वो चूजे नॉट टैक्सेबल, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? यू हैव टू डू दी एग्रीगेट। आपको एग्रीगेट करके देखना, क्योंकि आपको क्या करके देखना है? एग्रीगेट, टोटल करके देखना है। और टोटल में भी क्या चीजें लोगे? जो टैक्सेबल है वही चीजें आप लोगे, तो टैक्सेबल नहीं है वो आप हटा दोगे, ठीक है, जो टैक्सेबल नहीं है वो हटा दोगे। देखो आपको फादर से मिला, क्या हो जाएगा? फादर इज ए रिलेटिव, तो फादर से मिलने वाला गिफ्ट तो एग्जाम्प्ट है, तो 50,000 के टोटल में उसको हम लेंगे ही नहीं। मदर से मिला, तो मदर से मिला वो भी क्या है? 50,000 से भले ज्यादा है, देखो 50,000 से ज्यादा है, लेकिन मिला किससे है? मदर, मदर इज अ रिलेटिव, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो इसको 50,000 की गिनती में नहीं लूंगा।
हाँ फ्रेंड से मिला है 9,500, तो ये एग्जाम नहीं है, तो ये टैक्सेबल है। तो ये टैक्सेबल पे, लेकिन देखो ये 50,000 से कम है, तो मैं अभी देखूंगा कि दूसरा कोई मिला है और उसके साथ मिला के 50,000 हो रहा है तो टैक्सेबल करेंगे। अगर ये भी नहीं होता तो ये 9,500 विल बी एग्जाम, तो ये टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अभी टैक्सेबल नहीं हो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अभी देखो ये फ्रेंड से मिला है, लेकिन वो आपको आपके मैरिज पे मिला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और लास्टली आपको ये 49,000 गिफ्ट दूसरे एक फ्रेंड से मिला है, तो ये टैक्सेबल हो सकता है। अभी आप देखो ये दोनों टैक्सेबल आइटम का मैं टोटल करके दूंगा, ये और ये दोनों का टोटल करके देखता हूं। ये 49,000 प्लस 9,500, ओके, मतलब 58,500 is the total amount. Now this amount is exceeding rupees 50,000, 50,000 से ज्यादा है, तो कितना टैक्सेबल होगा, होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। आपको ऐसा मत नहीं करना है कि 50,000 से ऊपर 8,500 से एवं नहीं, अगर 50,000 से ऊपर गया तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपको ये टोटल करके देखना है, उसके बाद समझ लो इसने भी मुझे गिफ्ट दिया होता सिर्फ 40,000, तो क्या होता। देखो ये टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल है, दोनों का टोटल करता हो तो पहले से मिला 40,000, दूसरे भी से मिला 9,500, तो अगर मैं टोटल करता हूं तो हो रहा है 49,500। 50,000 से कम है तो क्या होगा, नथिंग इज टैक्सेबल, नथिंग इज टैक्सेबल, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, और 50,000 से ऊपर गया तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल, होल अमाउंट इज टैक्सेबल। तो आपको ऐसे ट्रीटमेंट देनी है कि अगर आपको अलग अलग लोगों से कैश मिली है तो कैश का टोटल करना है, लेकिन टोटल करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है जो जो एग्जम्प्टेड गिफ्ट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो टैक्सेबल आइटम है उसका टोटल करेंगे, टोटल करके देखेंगे और ये टोटल 50,000 से ऊपर है तो ही पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, अगर 50,000 से कम है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, तो ये कैश की बात की, ठीक है। अभी अगर आपको देखो, और कैश की लिमिट अलग है, मूवेबल प्रॉपर्टी की लिमिट अलग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिमिट अलग है। अभी आपको दूसरी चीज बताता हूं मैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, आपको क्या देखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है। हाँ, मेरा डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ओनली दैट 8 आइटम्स, शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। इसके अलावा सपोज आपको किसी ने कार गिफ्ट में दिया, नथिंग इज टैक्सेबल। फोन गिफ्ट में दिया, नथिंग इज टैक्सेबल। लैपटॉप गिफ्ट में दिया, नथिंग इज टैक्सेबल, क्योंकि ये मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। ठीक है, ये आता ही नहीं है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी आप दो तरीके से आपके पास आ सकती है। एक, दो तरीके से आ सकती है। एक, विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, ओके। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, फॉर अ कंसीडरेशन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, ओके। फेयर मार्केट वैल्यू से कम कंसीडरेशन से, या तो फिर विदाउट कंसीडरेशन, दो तरीके से आप, ये मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट आपको दो तरीके से मिल सकता है। समझ लो कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गोल्ड चेन गिफ्ट में दी, ओके, मैंने सामने उसको कुछ नहीं दिया, ओके, और वो गोल्ड चेन की कीमत है 25,000 रुपया, तो ये मेरा टैक्सेबल गिफ्ट होगा। मेरे आगे देखना है टोटल करके, वो हम देखते हैं। लेकिन ये, इसको मैं कहूंगा गिफ्ट रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन, मैंने बदले में कुछ नहीं दिया लेकिन उसने मुझे गोल्ड चेन दिया, तो दिस इज द मूवेबल प्रॉपर्टी आई हैव रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन। नाउ देयर इज वन अनदर सिचुएशन कि मेरा जो फ्रेंड है उसकी गोल्ड चेन की, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप है, उसके यहाँ मैं गोल्ड बाय करने गया और मुझे एक चेन पसंद आई जिसकी मार्केट वैल्यू है 55,000, ओके। और मैं बोलता हूँ कि भाई
મિત્ર છું વ્યાજબી લેજે મારી પાસે કઈ વાંધો નહીં ભાઈ તું લઈ જા તું ખાલી 30,000 રૂપિયા આપશે तो અહીંયા એને મને એ બીજા બધાને કેટલામાં વેચે છે 55,000 मेरे को कितने में दिया 30 में तो in this case I am receiving a gift of how many rupees so this is only this amount is a gift so this is called what this is a amount this is a movable property I have received और उसके लिए मैंने कंसीडरेशन भी पे किया है बट आई हैव पेड द कंसीडरेशन विच इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 55,000 है लेकिन उसने मुझे सिर्फ 30 में दिया तो मेरे को 15,000 का तो अल्टीमेटली गिफ्ट ही हो गया दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों पॉसिबिलिटी की दोनों की 50,000 की लिमिट अलग है और दोनों को आपको अलग ही ट्रीट करना है तो सपोज if you have received now let us see here अगर कैटेगरी 2 अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है विदाउट कंसीडरेशन देखो आपने कुछ नहीं पे किया लेकिन आपको किसी ने गोल्ड चेन ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर शेयर्स ऐसा कुछ गिफ्ट में दे दिया आपने सामने कुछ नहीं दिया तो we called it as what we called it as a movable property received without consideration मतलब you have paid nothing but you have received the gift so in this case what you have to do if the aggregate of the fair market value of the movable property received without consideration during the previous year exceeds rupees 50,000 then whole of the aggregate fair market value of the movable property will be chargeable to tax तो यहाँ पे भी आपको देखो कैश की 50,000 की लिमिट अलग है इसकी 50,000 की लिमिट अलग है तो अगर जितनी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है कैसे विदाउट कंसीडरेशन वो कंसीडरेशन वाला पॉइंट का 50,000 लिमिट अलग से देखना है तो इसका सिर्फ आपको विदाउट आपको क्या करना है कि मुझे विदाउट कंसीडरेशन कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और इसका टोटल क्या हो रहा है इफ दैट टोटल एक्सीड्स 50,000 द होल अमाउंट वुड बी टैक्सेबल फॉर एग्जांपल समझ लो ये जो एक मिस्टर एक्स है तो ठीक है उसको कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज गिफ्ट में मिलती है ठीक है तो मूवेबल प्रॉपर्टीज अगर उसको गिफ्ट में मिलती है और वो भी कैसे विदाउट कंसीडरेशन जब आप सामने कुछ नहीं पे करते आपको कुछ कोई गिफ्ट में देके जाता है कि मिस्टर एक्स को उसके फादर ने एक पेंटिंग दिया और वो पेंटिंग की फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है ठीक है फिर उसको उसके मामा ने गोल्ड चेन दी जिसकी मार्केट वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू देखो आपको सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू पे ध्यान रखना है 55,000 ठीक है फिर उसको उसके एक फ्रेंड ने एक कोई कंपनी के शेयर्स गिफ्ट में दे दिए ओके और वो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है 26,000 उसको एक दूसरे फ्रेंड ने डायमंड रिंग गिफ्ट में दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1,25,000 और ये उसने उसके मैरिज पे दिया मिस्टर एक्स के मैरिज पे उसको दिया ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज ही हैज गिवन द गिफ्ट और तीसरे एक फ्रेंड ने उसको एक स्कल्पचर दिया मूर्ति जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है अगेन 24,000 ठीक है और आपको बोला है कि भाई इसमें इसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करो तो देखो आपको क्या देखना है कि भाई इस जितनी भी गिफ्ट आपको विदाउट कंसीडरेशन मिली है उसमें से इसकी अकेले की लिमिट मतलब सबका टोटल करना है एक एक करके नहीं देखना है सबका टोटल करना है और वो टोटल अगर 50,000 के ऊपर जाता है तो टैक्सेबल होगा तो देखो ये फादर से पेंटिंग गिफ्ट में मिला मैंने आपको बताया कि इसको 50,000 में अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द 50,000 लिमिट सो इट इज एग्जम्प्ट तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे देखो मामा मतलब इट इज द ब्रदर ऑफ योर पेरेंट आपके पेरेंट का ब्रदर है
वो रिलेटिव में आता है तो उससे भी मिला तो एग्जाम हो जाएगा। फ्रेंड से शेयर मिला, हाँ ये टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। इसको मैं दूसरी चीजों के साथ टोटल करके देखूंगा, और अगर वो टोटल 50,000 के ऊपर जाता है तो टैक्सेबल। अभी फ्रेंड से आपको गिफ्ट मिला लेकिन वो मैरिज के टाइम पे मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। और दूसरे फ्रेंड से आपको स्कल्पचर 24,000 का मिला तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुझे दो सिर्फ टैक्सेबल आइटम का टोटल देखना है। और इफ दिस टोटल देखो, ये 26,000 प्लस 24,000 में करता हूं तो वो एग्जैक्ट 50,000 होगा। तो टैक्सेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या होता है, अमाउंट शुड बी एक्सीडिंग 50,000। 50,000 से ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। यहाँ 50,000 से ऊपर नहीं जाता, एग्जैक्ट 50,000 बनता है, तो नॉट टैक्सेबल। ओके, लेकिन समझ लो ये दूसरा बंदा है, उसने भी जो आपको गिफ्ट दिया वो भी 26,000 की है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 26 प्लस 26 करता हूं तो माई टोटल इज 52,000। अगर देखो ये 52,000 50,000 से क्रॉस कर जाता है तो दिस 52,000 विल बी टैक्सेबल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही कैटेगरी की गिफ्ट देखनी है, ठीक है। अगर देखो यहाँ की कोई कैश दिया हुआ है आपको सम में, और वो कैश का अमाउंट है 20,000, तो देखो ये कैश को की लिमिट के लिए आपको क्या करना है, कैश का 50,000 लिमिट अलग है, और मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन का लिमिट अलग है। तो वो सभी टैक्सेबल का टोटल मत करना, विदाउट कंसिडरेशन का लिमिट का 50,000 की लिमिट अलग है। कैश वाला अगर मिला है तो कैश में मिलने वाली सभी आइटम का टोटल आपका उसका 50,000 का लिमिट अलग है। सपोज समझ लो कि आपको किसी ने ऐसा बताया है कि लाइक ये जो मिस्टर एक्स है उसको गिफ्ट मिलती है, ही इज रिसीविंग दी गिफ्ट, मतलब कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड नॉट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। उसको कैश गिफ्ट मिला है 48,000 फ्रॉम वन फ्रेंड। ओके, और एक दूसरा फ्रेंड है, उसने उसको गोल्ड चेन गिफ्ट में दी, और वो गोल्ड चेन की कीमत भी 48,000 है। तो व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट। तो देखो मुझे कैश का लिमिट अलग है, इसका मैं टोटल करके देखता हूँ कि 50,000 से ज्यादा है नहीं है, तो यहाँ नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। फिर गोल्ड चेन है, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, ये 50,000 से ज्यादा है नहीं है, तो इसको मैं नॉट टैक्सेबल कर दूंगा। हाँ, सपोज ऐसा है कि अगर तीसरे किसी ने मुझे कैश दिया है जो 3,000 का है, तो मैं क्या करूंगा, ये कैश और ये कैश का टोटल करूंगा। तो 48 प्लस 3,000 दैट इज 51,000। तो क्या होगा, 51 हो गया, तो टोटल ये वाला भी टैक्सेबल ये वाला भी टैक्सेबल, टोटल 51 टैक्सेबल। और ये गोल्ड चेन के साथ समझ लो किसी ने मुझे रिंग दे दी 5,000 की, तो 48 प्लस 5 इसका ये मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन जो है, ये दोनों का टोटल अलग से करके 50,000 देखना है, और कैश का टोटल अलग कैसे करके देखना है। समझ में आया आपको? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अभी आपको मैंने ये पॉइंट जो बताया था कि यू मे ऑल्सो रिसीव द मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, सॉरी कंसिडरेशन फॉर अ कैश बट विच इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे अगर आपको मिलता है कोई गिफ्ट, तो उसका जो डिफरेंस है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन पेड, ये दोनों का डिफरेंस आपके लिए गिफ्ट कहा जाता है, और ये टैक्सेबल होता है। तो हम अभी तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे, यहाँ वाली कैटेगरी नंबर 3। सपोज इफ यू रिसीव्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज इफ यू रिसीव्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वही 8 आइटम, उसके अलावा कुछ नहीं। सपोज यहाँ यही एग्जांपल में आपको मैंने बता दिया होता, इसको कार भी किसी ने गिफ्ट में दिया है, यहाँ पे बोला है कार या लैपटॉप, तो कार और लैपटॉप आपको टोटल में ही नहीं लेना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कार और लैपटॉप इज नॉट फॉलोइंग इन दैट 8 कैटेगरी, 8 आइटम्स कैटेगरी। वो वही 8 आइटम मिलती है तो ही। सपोज यहाँ स्कल्पचर की जगह कार होता तो इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज कार इज नॉट फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अभी हम देखते हैं कि सपोज इफ यू रिसीव्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी विथ द कंसिडरेशन, सपोज तो कैटेगरी नंबर 3, suppose if you are receiving the movable property for the consideration
लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम प्राइस में मिला है तो क्या करेंगे। तो देखो इसका ट्रीटमेंट यहाँ मटेरियल में आप कैटेगरी नंबर 3 पढ़िए। इफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन which is less than aggregate of fair market value, okay, which is less than the aggregate of fair market value of the property by amount exceeding 50,000, then the difference between the aggregate market value and difference between the aggregate fair market value and the consideration is taxable। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, देखो मनी में भी यहाँ ऑल ट्रांजेक्शन, अगर आपके हाथ में मटेरियल यहाँ लिख देना ऑल ट्रांजेक्शन, मनी में भी यहाँ पे भी ऑल ट्रांजेक्शन का टोटल करके देखना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऑल ट्रांजेक्शन का टोटल करके देखना है। ऑल ट्रांजेक्शन मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होता है इसका, देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सभी ट्रांजेक्शन जो टैक्सेबल के थे उसका टोटल करके देखा, तो यहाँ पे भी आपको टोटल करके देखना है। अभी देखो यहाँ पे आपको पूरा मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू आर गेटिंग दैट आइटम फॉर कंसिडरेशन, यू पे सम कंसिडरेशन and that consideration paid by you is a less than fair market value। उसकी आपकी जो वो प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू उससे कम है, तो वो केस में आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस का टोटल आपको वो टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल समझ लो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कोई कंपनी के शेयर्स गिफ्ट में नहीं दिया, उसने मुझे बेचा जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1,50,000, और उसने मुझे सेल किया, मतलब मैंने उसको जो कंसीडरेशन पे किया दैट इज 1,35,000, मतलब उसने मेरे से कितना कम लिया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, उसकी वैल्यू थी 1,50, उसने मेरे से 135 लिया, तो मेरे हाथ में गिफ्ट कितने का बना, 15,000 का, तो ये टैक्सेबल। सपोज मुझे मेरे फादर ने कार बेची, फादर से मैंने कार खरीदी, कितने की, तो जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपया, लेकिन मेरे फादर ने वो कार मुझे 1 लाख रुपए में ही दे दी। ओके, तो यहाँ पे मेरे को गिफ्ट कितने का मिल रहा है, 19 लाख का। ठीक है, फिर मुझे मेरे एक दूसरे फ्रेंड ने एक पेंटिंग मैंने उसकी दुकान से खरीदा, वो पेंटिंग की मार्केट वैल्यू है 30 लाख रुपया, और वो बोलता है हेमंत भाई તમે મને 29,75,000 રૂપિયા આપજો, એટલે મને અહીં આગળ फायदो થયો 25,000 રૂપિયાનો। ठीक है, फिर मैंने एक तीसरे फ्रेंड से एक कोई पुराना नक्शा खरीदा जिसको हम ड्राइंग बोल सकते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपया, और उसने मुझे दे दिया 19,50,000 रुपये की, तो मुझे यहाँ गेन कितने का हुआ, 50,000। अभी मुझे एक एक ट्रांजेक्शन नहीं देखना है कि भाई आप 50 थी ओछू से नॉट टैक्सेबल, ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक का एग्रीगेट करके देखना है। यहाँ क्या बोला है, ऑल ट्रांजेक्शन का आपको एग्रीगेट करके देखना है। तो देखो यहाँ पे पहले देखूंगा फ्रेंड से मिला, तो फ्रेंड से 1,50 का वैल्यू की प्रॉपर्टी मुझे सिर्फ 1,35 में मिला। ओके, तो ये 15,000 मेरे लिए टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, सबका टोटल करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये टोटलिंग में आएगा 15,000। ठीक है, अभी देखो फादर से मुझे कार मिला, तो फादर से मिला इसीलिए भी एग्जम्प्ट है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, कार है, वो भी एग्जम्प्ट है। चलो फादर की जगह हम फ्रेंड ले लेते हैं, तो फ्रेंड के शोरूम से आपने 20 लाख की गाड़ी दी, उसने बोला तू 1 ही लाख दे मुझे, तो मुझे 19 लाख रुपए का गिफ्ट मिला, ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। नहीं हाँ, होगा। क्योंकि ये क्या है, कार है, और कार इज नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ मूवेबल असेट। मूवेबल असेट में सिर्फ वो 8 आइटम ही आती है। अभी दूसरे फ्रेंड से मैंने पेंटिंग खरीदा, 30 लाख का पेंटिंग 29,75,000 में मिला, तो 25,000 टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन सबके साथ टोटल करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, और देखो यहाँ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ड्राइंग बेचा 20 लाख का, जो मुझे पड़ा 19,50,000 में, या मुझे 50,000, तो ये टैक्सेबल हो सकता है। तो इसका मैं टोटल करता हूँ 15 और 25 40 और 50 90,000।
Now since 90,000 is more than 50,000, so entire amount will be taxable. लेकिन समझ लो ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5,000 होता तो 19,50,000 की जगह 19,95,000 होता, तो क्या होता? देखो ये 15,000 प्लस ये Not 25,000 और ये 5,000, तो 15 और 25 40 मेरा टोटल होता 45,000, तो ये नॉट टैक्सेबल हो जाता। तो यहाँ पे भी आपको ये जो विदाउट कंसिडरेशन वाली जो भी चीजें मिली है और जिसका आपने विथ कंसिडरेशन आपको जो जो फेयर मार्केट वैल्यू जिसकी कम है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और कंसिडरेशन आपने जो पे किया है वो कम है, तो आपको क्या करना है, हर एक का डिफरेंस देखना है। और इफ दिस डिफरेंस का टोटल इज मोर देन 50,000, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और इस डिफरेंस का जो टोटल है टैक्सेबल आइटम का, इफ इट इज मोर देन 50,000 तो इट इज टैक्सेबल। देखो तो इसका भी 50,000 का लिमिट अलग है, उसको कैश के साथ और विदाउट कंसिडरेशन के वाले के साथ मैच मत करना। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको ऐसा बोला गया है कि आपको एक फ्रेंड ने गोल्ड चेन गिफ्ट में दी जिसकी कीमत है 51,000, ओके, और आपने दूसरे एक फ्रेंड से गोल्ड चेन खरीदी और वो गोल्ड चेन का फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख और उसने आपको सेल किया, मतलब आपने उसका कंसिडरेशन पे किया 4,90,000, ठीक है। तो यहाँ यू कैन सी द डिफरेंस इज ओनली 5 लाख बताया ना मैंने, 5 लाख और 4,90,000, मतलब द डिफरेंस इज 10,000। तो देखो फ्रेंड से मिला है, गोल्ड चेन है आपके पास, दूसरा देखो ये विदाउट कंसिडरेशन वाला कुछ नहीं है, तो ये 50,000 के ऊपर है तो ये अलग, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये भी गोल्ड चेन है लेकिन ये विथ कंसिडरेशन है, इसकी वैल्यू अपने 5 लाख है और आपने 490 पे किए 10,000 है, तो देखो ये ऐसी सभी आइटम जो मिलती है उसका टोटल करना है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये कौन सा वाला है, विदाउट कंसिडरेशन वाला है, और ये कौन सा वाला है, इट इज विथ कंसिडरेशन। तो दोनों की 50,000 वाली लिमिट अलग है, तो इसके साथ मर्ज नहीं करना है। आप देखोगे इसका ये 50,000 से कम है तो ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। आप बोलोगे सर ये भी गोल्ड चेन है, ये भी गोल्ड चेन, लेकिन ये मुफ्त वाली गोल्ड चेन है, इसमें आपने पैसा दे के दिया है, तो यहाँ सभी डिफरेंसेस का टोटल करके आपको 50,000 देखना है। तो डिफरेंसेस का टोटल वाला एक ही अमाउंट आया, मेरे पास 10,000, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन ये पहले वाला 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमने देखा मूवेबल, तो देखो यहाँ पे भी टोटल करके देखना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगरी नंबर 4। सपोज इफ यू आर रिसीविंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो यहाँ मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको पढ़ाया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स व्हाट, only two items is a immovable property, that is one is what, land, another one is a building, और तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो अगेन हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको जो गिफ्ट में मिलती है वो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने कंसिडरेशन पे किया है, पेड, बट इट इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है, यानी जंतरी कीमत कितनी है, ये जो आना लैंड एंड बिल्डिंग में, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पे करके आपने कुछ खरीदा है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विथ कंसिडरेशन बट इट इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ये दोनों का लिमिट अलग अलग है और यहाँ आपको कोई एग्रीगेट नहीं करना है, हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन लेके देखना है, हर एक ट्रांजेक्शन आपको सेपरेटली चेक करना है। You're supposed to check each and every transaction. You can see here in this column it is mentioned single transaction, मतलब देखो ऊपर की जितनी कैटेगरी आपको मैंने बताया, मैंने बोला सबका 50,000 का लिमिट अलग अलग है, लेकिन सब में जब आप 50,000 के लिमिट के बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है, वो करने के लिए आप क्या करते हो, हम सबका टोटल करके देखते हैं टैक्सेबल आइटम का, अगर वो 50,000 के ऊपर है तो टैक्सेबल,
नहीं है तो नॉट टैक्सेबल। यहाँ आपको टोटल नहीं करना, यहाँ आपको एक एक ट्रांजेक्शन देखना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, if the movable property मतलब लैंड, बिल्डिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू is received by you. Okay, if the movable property is received, okay, and the stamp duty value of which is exceeds rupees 50,000, then it is chargeable to tax. मतलब उसका आपको सिर्फ देखो विदाउट कंसिडरेशन, તમે કશું આપ્યું નથી, તમને કોઈ લેન્ડ આઈને गिफ्ट में આપી, कोई आईने बिल्डिंग गिफ्ट में આપી, तो आपको क्या देखना है, देखो ऊपर वाले में मैंने बताया था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मूवेबल वाले में, इमूवेबल वाले में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखना है, लेकिन आपको क्या देखना है, यू हैव टू सॉरी यू डोंट हैव टू, उस ऊपर वाले में मैंने बताया था फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इन केस ऑफ immovable property you don't have to check a fair market value, you have to check what only one value, that is what is the stamp duty value. तो मार्केट वैल्यू नहीं देखना है आपको, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है, सिंगल ट्रांजैक्शन देखना है, अगर वो 50,000 के ऊपर है तो टैक्सेबल, 50,000 के नीचे है तो नॉट टैक्सेबल। देखो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं तो समझ में आएगा। ये देखो, सपोज मुझे मेरे फादर ने एक प्लॉट ऑफ लैंड गिफ्ट में दिया और उसकी वो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 48,000 और उसकी मार्केट वैल्यू है 4 लाख रुपया। ठीक है, देखो आपको ये प्लॉट ऑफ लैंड किससे मिलता है, फादर से मिलता है। ठीक है, तो यहां तो पहले पॉइंट में ही निकल जाएगा फादर से मिला, एग्जम्प्ट नॉट टैक्सेबल। लेकिन आप समझो कि फादर की जगह ये प्रॉपर्टी आपको फ्रेंड से मिली है। ओके, फादर से मिला तो कुछ देखना नहीं है, तो फ्रेंड से मिला है आपको प्लॉट ऑफ लैंड, तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो देखना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। अगर ये 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो नॉट टैक्सेबल। देखो यहाँ कुछ टोटल नहीं करना है, तो यहाँ तो ये 48 नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अभी आप समझो कि आपको एक दूसरे फ्रेंड ने यही साल के अंदर एक दूसरा प्लॉट ऑफ लैंड दिया और वो प्लॉट ऑफ लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 51,000। ओके, और आपको 2 प्लॉट मिले, समझ लो एक पहले वाला प्लॉट मिला है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू सॉरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48,000 है, दूसरे वाले फ्रेंड ने आपको दिया जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 51,000। ऊपर वाले पॉइंट में मैं क्या करता था कि जो भी टैक्सेबल अमाउंट है सबका टोटल करके मैं देखता था 50,000 के ऊपर है या नहीं। यहाँ ऐसा नहीं करना है, मैं पहले एक एक ट्रांजेक्शन देखूंगा, ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, नहीं है तो नॉट टैक्सेबल, इसको निकाल दो। ये अमाउंट 50,000 से ऊपर है, यस, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी में और कैश में आपको टोटल करके देखना है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको टोटल नहीं करना है, आपको क्या देखना है, यू हैव टू चेक द सिंगल ट्रांजेक्शन। सिंगल ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आया, हर एक ट्रांजेक्शन एक एक करके देखो और हर एक में देखना है कि अमाउंट 50 के ऊपर है तो टैक्सेबल, 50 से कम है तो नॉट टैक्सेबल। या मार्केट वैल्यू दी है, कुछ मत देखो, उसको देखना ही नहीं मार्केट वैल्यू को, आपको सिर्फ एक वैल्यू देखनी है और वो भी कौन सी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो यू हैव टू चेक ओनली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड यू डोंट हैव टू चेक दी मार्केट वैल्यू। तब और वो यहाँ आपको टोटल नहीं करना है, यहाँ आपको हमेशा एक एक करके ट्रांजेक्शन देखना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. okay, now this is the last category. Suppose if you have received the immovable property as a gift, अगर आपको immovable property gift में मिली, okay, but it is for the consideration, मतलब वो पूरा गिफ्ट नहीं है, लेकिन आपने उसकी जो कीमत चुकाई ना वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम चुकाई, you have paid the price, but the price is less than the stamp duty value. In that case, the difference between the consideration paid and stamp duty value is a taxable. तो देखो यहाँ पे लास्ट वाली कैटेगरी क्या बोलती है
if the immovable property is received for a consideration which is less than stamp duty value, okay, and if the amount is exceeding higher of rupees 50,000 or 10% of the consideration, whichever is higher, then the difference between the stamp duty value and consideration is chargeable to tax. आपको क्या देखना है? If the difference, okay, is exceeding rupees 50,000 or it is higher of the 10% of the consideration, okay, यहां तक का डिफरेंस है, तो डिफरेंस विल बी चार्जेबल टू टैक्स. देखो मैं आपको बताता हूं, 50,000 अकेला नहीं देखना, आपको कंसिडरेशन का 10% भी देखना, और इसका 50,000 का लिमिट ऊपर वाले सभी से अलग है. अभी आप देखो कि अगर आपने एक बिल्डिंग बाय किया, यू बाय दी बिल्डिंग, ओके, ये बिल्डिंग का आपने कोई फ्रेंड से बाय किया, ठीक है, यू बाय फ्रॉम द फ्रेंड, और ये बिल्डिंग जब आपने बाय की, वो बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज रुपीज 50 लाख. स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 50 लाख, ठीक है. एंड यू आर पेइंग द कंसीडरेशन, आप उसका जो कंसीडरेशन जो पे कर रहे हो, वो कंसीडरेशन है 48,50,000. अब जो कंसीडरेशन पे कर रहे हो वो कितना है? 48,50,000. और ये जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू है 70 लाख. ओके, now if it is asked to you that you calculate the taxable amount under section 56, देखो आप बिल्डिंग खरीदते हो, बिल्डिंग आपने अपने फ्रेंड से खरीदी, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 50 लाख. उसके लिए आपने कंसीडरेशन कितना पे किया? 48,50,000, और इसकी मार्केट वैल्यू है 7 लाख. आपको बोला है कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको देखो मार्केट वैल्यू से तो हमें कोई लेना देना नहीं है. मैंने आपको क्या बोला? आपको सिर्फ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है. तो मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन के बीच का डिफरेंस देखूंगा. तो व्हाट इज द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 50 लाख. ओके, व्हाट इज द कंसीडरेशन पेड? द कंसीडरेशन पेड इज 48,50,000. ओके, सो ये मेरा डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो दिस डिफरेंस इज 1,50,000. देखो, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिफरेंस, देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल. यहाँ 50,000 का डिफरेंस, 50,000 से ज्यादा तो डिफरेंस होना ही चाहिए तो ही टैक्सेबल होगा. क्योंकि साथ में दूसरी कंडीशन भी बोली है कि इट शुड बी हायर देन, द डिफरेंस शुड बी हायर देन 10% ऑफ द कंसीडरेशन पेड. तो जो कंसीडरेशन आप पे करते हो उसका 10% कितना होता है? तो अगर मैं 48,50,000 का अगर मैं डिफरेंस 10% निकालता हूं तो इट इज 4,80,000. तो यहां पे क्या हुआ कि ये और ये दोनों में से हायर मुझे देखना है 50,000 और 48,50,000. दोनों में से हायर क्या है? 4,80,000 इज हायर. अगर ये मेरा डिफरेंस 4,80,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता. सिर्फ 50,000 से ज्यादा होने से कुछ नहीं हो जाता. मुझे ये भी देखना है कि डिफरेंस मेरा जो कंसीडरेशन है उसके 10% से भी ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, मतलब मुझे दोनों को कंपेयर करना है, 50,000 और 48,000, 4,80,000, और ये दोनों में से जो हायर है उससे ज्यादा ये डिफरेंस है तो वो टैक्सेबल होगा. देखो, लेट अस रीड दैट पॉइंट अगेन सो यू विल गेट क्लैरिटी. इफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसीडरेशन which is less than stamp duty value, then by an amount exceeding higher of, देखो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? हायर ऑफ. किस चीज से हायर होना चाहिए? या तो 50,000 से, या तो फिर मेरा जो कंसीडरेशन है उसके 10% से. अगर ये दोनों का में से जो हायर है वो हायर अमाउंट से ज्यादा मेरा डिफरेंस है, then the difference is taxable. सपोज समझ लो यहाँ पे मेरा ये डिफरेंस, मतलब ये 48 लाख की जगह ये प्रॉपर्टी मैंने
सिर्फ 40 लाख में खरीदी होती तो 40 लाख में खरीदी होती तो मेरा ये डिफरेंस हो जाता 10 लाख रुपया, और ये 10 लाख क्या है, ये 50,000 से भी ज्यादा है और 4,80,000 से भी ज्यादा है, तो पूरा 10 लाख क्या हो जाता, टैक्सेबल। तो आपको ये डिफरेंस में खास ध्यान रखना है कि डिफरेंस कैसा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि पहले सपोज समझ लो कि आपकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू समझ लो 25 लाख है, और आपने उसको खरीदी है, कंसिडरेशन आपने जो पे किया है वो कंसिडरेशन है 20 लैक्स। ओके, तो आपको क्या करना है, 20 लैक्स आपने निकाला यहाँ पे, तो आपको पता चला कि भाई यहाँ 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अभी ये 5 लाख टैक्सेबल होगा या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, एक अमाउंट लिखोगे 50,000, और ये आपका कंसिडरेशन आपने पे किया उसका 10% दोगे, तो कंसिडरेशन मेरा कितना है 2 लाख, उसका 10% कितना आता है, 2 लाख का 10%, सॉरी आपने कंसिडरेशन पे किया 20 लाख, तो 20 लाख का 10% कितना आ रहा है, क्योंकि भाई 20 लाख का 10% आ रहा है 2 लाख। अभी ये दोनों में से हायर कौन सा है, क्योंकि 2 लाख इज हायर, सो इफ माई दिस डिफरेंस इज मोर देन 2 लाख देन इट इज टैक्सेबल। अगर ये मेरा डिफरेंस 2 लाख से कम है तो नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ 5 लाख हमेशा 2 लाख से बड़े ही हैं, तो ये टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन समझ लो ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी होती 2 लाख, सॉरी 24 लाख में। अगर ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी होती 24 लाख में, तो ये डिफरेंस कितना आता, सिर्फ 1 लाख, 1 लाख डिफरेंस आता। ठीक है, तो मैं क्या लिखता, 50,000, और मैंने कंसिडरेशन कितना पे किया है 24 लाख। 24 लाख का 10% कितना होता है, तो कि भाई 2,40,000, दोनों में से हायर कितना है, तो कि 2,40,000, तो ये डिफरेंस 2,40,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है 1 लाख, तो नथिंग इज टैक्सेबल। और यहाँ पे भी आपको कोई टोटल नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक दी सिंगल ट्रांजेक्शन। आपको हर एक ट्रांजेक्शन सिंगल सिंगल करके चेक करके डिटरमाइन करना है कि व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। मतलब पांचों कैटेगरी की लिमिट अलग अलग है, हर एक कैटेगरी वाइज आपको देखना है कि कैश मिली है तो पूरे साल में जितने लोगों से कैश मिली और वो भी टैक्सेबल वाले लोगों से, उसका टोटल करो, 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ वही 8 इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, आप सामने कुछ नहीं दिया है, तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप टोटल करोगे जो टैक्सेबल वाली है उसका, और वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का टोटल 50,000 से ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन मिली है तो कंसिडरेशन और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस आप निकालोगे, और ऐसे जो टैक्सेबल डिफरेंसेस है उसका टोटल करोगे। अगर वो 50,000 के ऊपर जाता है तो टैक्सेबल होगा। ये पहली 3 कैटेगरी में आपको टोटल करना है, एग्रीगेट करना है। इन चौथी कैटेगरी आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में टोटल नहीं देखना है, आपको हर एक ट्रांजेक्शन सेपरेटली देखना है। और आपको क्या देखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, किसी को कुछ नहीं दिया है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, तो आपको देखना है कि खैर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ध्यान रखना है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है टैक्सेबल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है नॉट टैक्सेबल। अगर आपने ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ अमाउंट पे किया है, तो आपको क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और अमाउंट पेड का डिफरेंस निकालना है। पहले वो डिफरेंस निकाल दो, फिर क्या करो 50,000 लिखो, और वो जो कंसिडरेशन पे किया उसका 10% निकाल के देखो, दोनों में से जो हायर है वो अमाउंट से आपका डिफरेंस ज्यादा है तो डिफरेंस टैक्सेबल, अदरवाइज नथिंग इज टैक्सेबल। इज इट क्लियर? Okay, so these are all the points related to gift that I have discussed with you. Okay, so these are all the points related to gift that I have discussed with you. Okay, now just a minute. ठीक है, so यहाँ तक सबको समझ में आए सभी पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, Okay. sir. नाउ एक गिफ्ट के 1-2 सम्स है वो कर लेते हैं, ठीक है? इज इट कन्वीनियंट? You want a 5-minute break? Hello, No, sir. shall I continue?
चले नो कंटिन्यू सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कंटिन्यू। कंटिन्यू करो ने થોડીક વાર આપણે Yes, कितना सम કરી લઈએ ठीक છે तो गिफ्ट के जो सम्स है वो कर लेते हैं और फिर बाकी के पॉइंट हम कल देखेंगे फ्रेश मोड में ठीक है तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट के कुछ सम्स दिए गए ये शायद ये पहला एग्जाम्पल है गिफ्ट का ओके यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ जाए ऐसा है तो यहाँ से जो रीड करके हो सकता है रीड करके बताता हूँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको लिख के पढ़ाता हूँ बट आई नीड अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स पानी पी के आता है ठीक है देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 करके एक छोटा सा दिया है कि फ्लोरा हैज रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग द ईयर ending on 31st March 2024 okay she has received rupees 40,000 from elder sister rupees 60,000 देखो सब कैश गिफ्ट ही है rupees 60,000 from the daughter of her elder sister or 1,25,000 from the various friend on occasion of her marriage. Discuss the taxability or otherwise of this gift in the hands of Flora. देखो 40,000 एल्डर सिस्टर से मिला टैक्सेबल नहीं होगा ठीक है फिर ये 1,25,000 फ्रेंड से मिला वो भी टैक्सेबल नहीं होगा तो इसमें टैक्सेबल देखो आपकी सिस्टर की डॉटर से मिला है मैंने क्या बताया आपकी सिस्टर आपकी रिलेटिव है सिस्टर का हस्बैंड रिलेटिव है लेकिन उसकी डॉटर रिलेटिव ऐसा मैंने आपको कभी नहीं पढ़ाया ठीक है तो उसकी डॉटर से मिला है तो ये टैक्सेबल हो सकता है अगर ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो सिर्फ ये है वो टैक्सेबल हो जाएगा तो देखो यहाँ पे ये सम दिया है कि 40,000 रिसीव फ्रॉम द एल्डर सिस्टर नॉट टैक्सेबल बिकॉज सिस्टर इज अ रिलेटिव ये जो है डॉटर ऑफ द सिस्टर इज नॉट अ रिलेटिव देखो 60,000 received from the daughter of the elder sister is taxable and because she is not a relative as per the definition के हिसाब से आपकी सिस्टर की डॉटर आपकी रिलेटिव नहीं है डॉटर सिस्टर रिलेटिव है सिस्टर का हस्बैंड रिलेटिव है सिस्टर की डॉटर रिलेटिव नहीं है ओके एंड देखो ये 1,25,000 आपको मिला है लेकिन अलग अलग दोस्तों से लेकिन कब मिला ऑन ऑकेजन ऑफ योर मैरिज पे कुछ भी मिलता है नॉट टैक्सेबल ठीक है Now illustration number 4 is given that check the taxability of the following gift received by Mrs. Kumkum during the previous year 2023-24 and compute the taxable income of the gift. देखो सिर्फ गिफ्ट का taxable income compute करने के लिए बोला है तो यहाँ अलग अलग पॉइंट अलग अलग बताए मेरा एग्जाम में जो सम होगा उसमें सब आएंगे और सबका टोटल करके आपको देखा मैंने आपको जो पढ़ा है अभी तक जो सम्स करवाए छोटे छोटे ऐसे कंबाइन भी आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैश वाला है उसका लिमिट अलग है ये मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन है उसका लिमिट अलग है विद कंसिडरेशन है उसका लिमिट अलग है फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है और हर एक का लिमिट अलग है आपको पता होना चाहिए ये तो सिंपल सा सम दिया हुआ है ये भी देखो बहुत सीधा सा है कि इसकी टैक्सेबिलिटी आपको बोला है કે ઓકેઝન ઓફ હર મેરેજ ધ્યાન રાખજો ઘણી વખત એક્ઝામમાં મેરેજ એનિવર્સરી પૂછી લે છે મેરેજ એનિવર્સરી પર મળશે તો ટેક્सेबल જ થશે ઓકે સિર્ફ મેરેજ पे मिला है तो एग्जाम ठीक है फिर मैरिज पहला मैरिज हो दूसरा मैरिज हो तीसरा मैरिज हो ठीक है मतलब डाइवोर्स करके आप दूसरी बार मैरिज करोगे तो भी गिफ्ट मिल सकता है ऐसा हो सकता है कि अगर मतलब समझ लो जो पहला एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था कि मैरिज 1 महीने तक चला उसका डाइवोर्स भी हो और उसके पास ब्लैक मनी ज्यादा पड़ा तो दूसरी बार भी मैरिज हो सकता है ब्लैक को व्हाइट कराने के लिए लेट अस कम टू द पॉइंट
तो देखो आपको ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज 14 August 2023 she has received 90,000 gift, out of which 70,000 are received from the relative and balance from friend. તો કોઈના પણ પાસેથી મળ્યો હશે, મેરેજ પર મળી છે ગિફ્ટ, ઇટ ઇઝ ફુલ્લી એક્ઝામ फ्रॉम टेक्स, किसी से भी मिला है। देखो 12 सितंबर 2023 को she has received a gift of ₹18,000 from the cousin of her mother। देखो मदर की कजिन रिलेटिव नहीं है, सिर्फ मदर रिलेटिव है, मदर का फादर रिलेटिव है, मदर की मदर रिलेटिव, ओके। मदर का फादर भी रिलेटिव नहीं है, लिनियल असेंडेंट में सिर्फ मदर इज अ रिलेटिव, मदर के सिर्फ ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव है, मदर का फादर रिलेटिव नहीं है, मदर की मदर भी रिलेटिव नहीं है। तो यहाँ तो आपको मदर की कजिन से मिला है, मदर की रियल सिस्टर से मिला होता तो ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो सकता है 18,000। लेकिन अभी अकेला नहीं, उसको दूसरे के साथ टोटल करके देखना है, अगर 50,000 के ऊपर जाता है तो टैक्सेबल, अदरवाइज अगर ये अकेला ही है ट्रांजेक्शन तो टैक्सेबल नहीं होगा। देखो आपने सेल फोन रिसीव किया, तो सेल फोन देखो मैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी के 8 आइटम है उसकी कैटेगरी में नहीं होता, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स। सेल फोन, कार, कंप्यूटर, ये सब चीजें नहीं आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ अभी ये 18,000 टैक्सेबल हो सकता है अगर वो 50 से क्रॉस हो जाए तो, ठीक है। एक कैश गिफ्ट है, फिर आप सी गेट द कैश गिफ्ट, देखो दूसरा कैश गिफ्ट आया तो उसके साथ टोटल करके देखना है, अगर वो टोटल दोनों का 50 से ऊपर गया तो टैक्सेबल हो सकता है। कैश गिफ्ट आपको मिला 25,000 का, किससे? तो कि एल्डर ब्रदर ऑफ हस्बैंड्स ग्रैंडफादर, हस्बैंड का ग्रैंडफादर आपका रिलेटिव है, लेकिन उसका भाई रिलेटिव नहीं है। भाई और बहन दोनों दो ही लोगों के, आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर और आपकी वाइफ या हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर वही रिलेटिव है, आपका दादा का बड़ा भाई रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उससे मिला है तो ये टैक्सेबल होगा। ये 25,000 टैक्सेबल हो सकता है, मतलब वो 18 प्लस ये 25, अगर 50 के ऊपर जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है। देखो सी हैज रिसीव्ड द कैश गिफ्ट ऑफ 12,000 फ्रॉम फ्रेंड, तो दूसरा 12,000 फ्रेंड से मिला तो वो टैक्सेबल हो सकता है। तीनों का मैंने टोटल कर, देखो ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, तो जो टैक्सेबल होगा उसका टोटल किया, अगर ये टोटल 50,000 से कम होता तो नथिंग इज टैक्सेबल, यहाँ 55 हो गया, 50 के ऊपर हो गया तो क्या होगा? होल अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो गया, ठीक है। देखो ये तीसरा एग्जाम्पल है कि Mr. X gives following information about the movable property being a capital asset। देखो उसके पास अलग अलग मूवेबल प्रॉपर्टी उसको मिली है अलग अलग लोगों से, लेकिन उसमें क्या है, उसने परचेज की है और आपको बोला गया है कि भाई कैलकुलेट करो। देखो उसने गिफ्ट रिसीव किया गोल्ड रिंग फ्रॉम ए, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 22,000। आपने कुछ पे नहीं किया, नथिंग, तो पूरा 22,000 डिफरेंस नहीं देखना है यहाँ पे, क्योंकि ये तो विदाउट कंसीडरेशन है, और जो नीचे वाला है वो परचेज वाला है। देखो नीचे वाला क्या है? परचेज वाला है, तो ये आपने परचेज किया है। देखो इसकी, ये परचेज वाले की लिमिट अलग है और जो मुफ्त में मिला इसकी लिमिट अलग है। देखो यहाँ 22,000 का मिला, फिर आपको ये पेंटिंग बी मिला, वो पेंटिंग 16,000 का है, कुछ कंसिडरेशन नहीं पे किया, और स्कल्पचर 12,000 की मिला। ये तीनों का टोटल अगर मैं करता हूँ कितना होता है? 50,000। देखो 50,000 से ऊपर नहीं जाता है, तो नथिंग इज टैक्सेबल। जो विदाउट कंसिडरेशन वाला है उसमें से कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, देखो मैंने ड्राइंग किसी से बाय की है, कीमत कितनी है? 80,000। मैंने बाय कितने में किया? 65 में, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 15,000 है, ठीक है। यहाँ मतलब ये टैक्सेबल हो सकता है। फिर आपने किसी से सिल्वर ई से मिला, 85,000 का 75,000 में मिला, मतलब गिफ्ट कितने का हो आपके हाथ में? 10,000 का। फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन 60,000 का था, आपको 35 में मिला 25। अगर ये तीन का टोटल करता हो तो ये भी 50 होता है। देखो आप ऐसा मत सोचना ये 50 और ये 50 दोनों हो गए 1 लाख हो गए, 1,50,000 नहीं, विदाउट कंसिडरेशन की 50 की लिमिट अलग है और इसकी भी लिमिट अलग है। मतलब देखो दोनों जगह पे मेरा टोटल 50 को क्रॉस नहीं करता, तो नथिंग इज टैक्सेबल, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। देखना, देखो इन दिस केस एग्रीगेट मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड
बाय ए गिफ्ट इज मोर देन ₹50,000, नॉट मोर देन 50,000। देखो यहाँ पे मैंने एग्रीगेट करा, विदाउट कंसिडरेशन वाले का वो 50,000 से क्रॉस नहीं करता, विथ कंसिडरेशन में ये डिफरेंस इसका टोटल करके देखा, वो भी 50 को क्रॉस नहीं कर सकता, तो नथिंग इज टैक्सेबल। यू कैन सी हियर इन द केस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इश्यूड by gift is not more than 50,000. Consequently, nothing is taxable. Okay, and as a gift, the aggregate fair market value of the property is 2,25,000. देखो यहाँ पे आप देखते हो 2,25,000 और परचेस प्राइस इज 2,25,000। ये दोनों का बीच का डिफरेंस भी देखोगे तो क्या होगा, 50,000 से क्रॉस, द डिफरेंस इज नॉट मोर देन 50,000। यहाँ पे ये दोनों का, ये इसका टोटल किया और इसका टोटल किया, और डिफरेंस 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ टैक्सेबल नहीं होगा और यहाँ पे भी कुछ टैक्सेबल होगा नहीं होगा। तो नथिंग इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। हाउएवर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड इज 25,000 और 90,000, देन अगर ये वैल्यू अगर थोड़ी ज्यादा होती, ये 25,000 होती या तो फिर ये 90,000 होती तो टैक्सेबल होता है, ऐसा बोला है। ओके, तो ये इमेजिनरी दिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आपको ये पॉइंट? हेलो, यस सर। ठीक है, ये सिंपल से एग्जांपल है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे थोड़ा, और ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखने जैसा वाला 6th वाला पॉइंट देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन द इनकम ऑफ मिस्टर मनीष हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, मतलब वो सीए है और उसकी स्पाउस जो है, उसकी वाइफ की कोई इनकम नहीं है, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ गिफ्ट मिले, उसका आपको देखना है। देखो, he purchases the jewelry from the from the person other than registered dealer। रजिस्टर्ड डीलर मतलब जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसको हम रजिस्टर्ड डीलर कहेंगे। तो ये बंदा ऐसा है जिसने उससे ज्वेलरी खरीदी, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ऐसा बंदा है उससे आपने 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाय की, मतलब आपने ज्वेलरी बाय की, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,20,000। तो यहाँ पे आपको देखना है, देखो यहाँ आपको डिफरेंस देखना है, 4,20,000 और आपको मिला 3 लाख में, तो 1,20,000 डिफरेंस है, वो टैक्सेबल हो सकता है और होगा ही, 50 से ऊपर हो गया तो आपको दूसरा छोटा छोटा मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ ये पॉइंट मेरा यहाँ ये नहीं है, रजिस्टर्ड डीलर वाला पॉइंट है। अभी आप देखो, ही परचेज अ मोनालिसा पेंटिंग फ्रॉम राज आर्ट एम्पोरियम, और राज आर्ट एम्पोरियम क्या है, रजिस्टर्ड डीलर है। पेंटिंग इज परचेज फॉर इनवॉइस वैल्यू 3,50,000। However, same painting shall not be available for the less than 5 lakh, मतलब એની માર્કેટ વેલ્યુ 5 લાખ છે, તમને મળ્યું 350 ની, તો હવે ડિફરન્સ લેવાનો, જો આ ડિફરન્સ ત્યારે જ ટેક્સેબલ થાય, આ તમને હું પોઈન્ટ આગળ કહેવાનું ભૂલી ગયો, આ ડિફરન્સ જે છે ને એ ત્યારે જ ટેક્સેબલ થશે कि when you have purchased from the unregistered dealer, the registered dealer से आपने बाय किया और उसने आपको इनवॉइस दिया है, तो भले मार्केट में जो भी वैल्यू आपके पास इनवॉइस है तो वो गिफ्ट नहीं गिनी जाएगी। અહીંયા તમે જુઓ 5 લાખની વસ્તુ 3,50,000 માં ખરીદી, આમ લોજિકલી મેં તમને અત્યાર સુધી ભણાવ્યું એના પ્રમાણે તો શું થવું જોઈએ, આ ટેક્સેબલ થવો જોઈએ ડિફરન્સ 3,50 અને 5। પણ અહીંયા આપણે અહીંયા નીલ કેમ લીધું છે, बिकॉज इट इज इनवॉइस इज टेकन एज पर द फेयर मार्केट वैल्यू, और वो परचेस किससे करता है, रजिस्टर्ड डीलर से। रजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया है, भले डिफरेंस ज्यादा है तो भी उसको हम कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। समझ में आया आपको ये पॉइंट? देखो यहाँ मैंने डिफरेंस लेके टैक्सेबल है ऐसा समझ के क्यों बाहर लिख दिया, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड डीलर से बाय किया है। अभी देखो तीसरा पॉइंट, उसने बुलियन परचेस किया फ्रॉम दी वाराणसी स्वर्ण कला केंद्र, ओके, और वो भी कौन है, रजिस्टर्ड डीलर है। इनवॉइस प्राइस इज 2,50,000, मार्केट वैल्यू इज 2,90,000। तो यहाँ पे भी भले डिफरेंस यू कैन सी यार 40,000 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ मैं आउटर में 40,000 डिफरेंस लिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मैंने रजिस्टर्ड डीलर से बाय किया। तो रजिस्टर्ड डीलर से जब बाय करते हो आपको डिफरेंस लेना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और देखो अगर आपने तीसरा पॉइंट है, इज माइनर सन, उसका माइनर सन है, उसको कोई गोल्ड चेन गिफ्ट में देता है फ्रॉम दी अंकल, और वो भी कौन सा, मैटरनल अंकल, एंड गोल्ड रिंग ऑफ ₹57,000। देखो आपको कोई गिफ्ट मिला है तो आपके लिए टैक्सेबल होता है,
लेकिन माइनर को गिफ्ट मिलता है आपका माइनर सन, तो माइनर सन की इनकम हमेशा आपकी इनकम में या तो आपके वाइफ की इनकम में, इस दोनों में से जिसकी ज्यादा इनकम है उसमें ऐड होगा। मैं सम के स्टार्टिंग में बोला है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी वाइफ कुछ नहीं कमा रही, मतलब ज्यादा इनकम वाला कौन है, ये मिस्टर एक्स ही है। ओके, तो मिस्टर एक्स की इनकम में ऐड होगा, और उसको किससे मिला है, कोई अंकल से मिला है, मैटरनल अंकल। ओके, मतलब मौसाड़ माथी कोकनी पासे थी एना रिलेटिव ने। ओके, तो और वो लिखा नहीं है कि भाई ये वो मामा है कौन है, तो वी कंसीडर दैट ए मैटरनल अंकल जो है वो कौन है, वो रिलेटिव मैटरनल अंकल एंड फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको आपके फादर के गोल्ड चेन, अब ये मैटरनल अंकल आपके हैं या आपके फादर के पता नहीं है, और देखो तो मैटरनल ग्रैंडफादर से या मैटरनल अंकल से मिलता है तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं फॉल होता, तो इससे मिलने वाला ये 57,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ क्लियरली नहीं बोला है कि ब्रदर ऑफ हिज मदर और ग्रैंडफादर, ऐसा लिखा नहीं है, तो यहाँ हम ऐसा मानते हैं कि ये रिलेटिव नहीं है। ठीक है, तो देखो ये 1,20,000 टैक्सेबल होगा और ये 57 टैक्सेबल होगा, टोटल 1,00,000 टोटल। ये दोनों क्या है, दोनों है मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन देखो ये अगर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं और अगर वो रजिस्टर्ड डीलर से लिया है तो ये डिफरेंस नहीं लेना, ये ध्यान रखना। अगर रजिस्टर्ड डीलर आता है, भले लाख रुपए का डिफरेंस है, 5 लाख का डिफरेंस है, आपको कुछ देखना नहीं है। यहाँ पे समझ में आया यहाँ तक? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। Okay, so see here, I'm concluding my today's lecture. देखो tomorrow we will have one this point on Sir. sales. Yes, सर वो मैटरनल अंकल वाला 27,000 क्यों नहीं लिया बताओ ना प्लीज। मैटरनल अंकल है, बोला नहीं है कौन है मैटरनल अंकल। ओके, जनरली आपको आपके मामा से गिफ्ट मिलती है। ओके, देखो किससे मिली है, तो पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर से गिफ्ट मिलती है तो टैक्सेबल है। सॉरी, पेरेंट्स के मदर और सॉरी पेरेंट्स के किसके ब्रदर और सिस्टर से मिलने वाली गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर से मिला है नॉट टैक्सेबल, आपकी वाइफ के ब्रदर और सिस्टर से मिला है नॉट टैक्सेबल, और आपकी मदर के या फादर के ब्रदर और सिस्टर से मिला है तो भी नॉट टैक्सेबल। यहाँ मैटरनल अंकल बोला है, लेकिन वो क्लियरली नहीं बोला गया है कि भाई मैटरनल अंकल कौन है। ओके, मोसाड़ साइड का कोक अंकल छे એવું કીધું છે। ओके, तो वो कौन है वो नहीं बोला गया। मैटरनल मतलब क्या बोला जाता है, मैटरनल किसको बोलते हैं, ये पहले देख। मुझे ऐसा लगता है कि मैटरनल अंकल मतलब सासरी पक्ष में, कि मॉम्स ब्रदर। मम्मी का भाई को मैटरनल अंकल बोलते हैं। अगर ये मैटरनल अंकल बोलते हैं तो देखो मैटरनल अंकल तो रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है, क्योंकि देखो मदर के ब्रदर और सिस्टर है, आपकी जो मदर है, यहाँ पे आप देखो मदर के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव में आते हैं, तो यहाँ पे लेकिन आपकी मदर के ब्रदर और सिस्टर है तो रिलेटिव में आते हैं। तो किसके ब्रदर और सिस्टर है, उसके, वो जो आपका सन है उसके। हेलो, हाँ आइस ने हजू लेक्चर चालू છે માં। ओके, तो ये थोड़ा पॉइंट कंफ्यूजिंग है कि किसका मैटरनल अंकल वो भी स्पेसिफाई नहीं किया है, कि वो बच्चे का मैटरनल अंकल वो भी नहीं बोला है, या फिर आपका मैटरनल अंकल। अगर आपका खुद का मैटरनल अंकल है तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपके बच्चे का मैटरनल अंकल है तो वो आपकी वाइफ का ब्रदर हो गया, आपकी वाइफ का ब्रदर है, उससे मिलता है तो भी नॉट टैक्सेबल है, उसके ग्रैंडफादर से मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट है ना, इतना क्लियर नहीं है बेटा, ये
या इसने लिखने में भी गलती की है, उसने क्लियरली नहीं बताया है। और दूसरा उसने आंसर भी गलत लिखा है 57,000। देखो जनरली ये वाला पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या हो सकता है। अगर इनकम आपके माइनर चाइल्ड के लिए टैक्सेबल होती है तो उसकी टैक्सेबल इनकम आपकी इनकम में क्लब होगी। ठीक है, तो ये हमें जो रिलेशन है ना वो किसके एंगल से देखना चाहिए, माइनर चाइल्ड के हिसाब से। तो माइनर चाइल्ड के लिए अगर माइनर चाइल्ड है वो उसके फादर के ब्रदर और सिस्टर से गिफ्ट रिसीव करता है, फादर के ब्रदर से मतलब चाचा से या चाची से या तो फिर उसकी बुआ या फूफा से, तो वो नॉट टैक्सेबल होगा। सेम वे उसको उसके मदर के ब्रदर और सिस्टर से मिलता तो भी वो नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहां अगर मैटरनल अंकल बोला है मतलब उसने गिफ्ट मामा से रिसीव किया, तो मामा से मिलने वाले गिफ्ट एग्जम्प्ट होती है। ओके, और इसलिए टैक्सेबल की है सॉल्यूशन, ये रियलिटी में एग्जम्प्ट होती है। हाँ, और अगर उसके ग्रैंडफादर की बात करें तो आता है लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट। तो ये ग्रैंडफादर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया नाना और नानी से गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल ही होता है क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये 57,000 में से 27,000 टैक्सेबल नहीं होगा और ये 57,000 टैक्सेबल होगा। तो देखो यहाँ पे यही किया है इसने, सही किया है उसने कि देखो मामा से मिलने वाली गिफ्ट एग्जम्प्ट कर दी है और उसके दादा से जो गिफ्ट मिले नाना से उसको ही टैक्सेबल किया, तो सही है ये 57,000। तो ये मैटरनल अंकल है, उससे मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा क्योंकि वो मामा है और मामा इज अ रिलेटिव नॉट टैक्सेबल। और ये नाना है, वो नाना इज अ नॉट अ रिलेटिव, कि नाना रिलेटिव नहीं होता है। देखो आपके ब्रदर और सिस्टर टैक्स, आप देखो मैं हूं तो मेरे फादर से मुझे मिली है नॉट टैक्सेबल, फादर के फादर से मिली है नॉट टैक्सेबल, लेकिन मेरी वाइफ के फादर से मिली है नॉट टैक्सेबल। ओके, मेरे वाइफ के फादर को से मिली है तो भी नॉट टैक्सेबल, लेकिन मुझे मेरे नाना से मिली है तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ नाना से मिली है तो इसीलिए 57,000 को टैक्सेबल कर दिया है। समझ में आया, वो मैटरनल वाले अंकल को एग्जम्प्ट ही रखा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो ये टैक्स, हेलो, यस